नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स को देखते हैं, जो कि मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर और कुछ हिंदी न्यूज़पेपर जो कि जनसत्ता है और उसके साथ साथ जो इंडियन एक्सप्रेस के कुछ जो न्यूज़ हैं उनको भी मैंने कंसीडर किया है इसमें। साथ में कुछ अमर उजाला की न्यूज़ हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर से तो जो पहली न्यूज़ है ये हमारी इसरो को लेकर है। तो इसरो अनाउंसेस अपॉर्चुनिटीज़ टू एनालाइज एस्ट्रोसेट। ठीक है, तो एस्ट्रोसेट को जो है एनालाइज करने के लिए इसरो ने जो है अपॉर्चुनिटीज़ दी है। तो इसमें बेसिकली इसरो हैज़ मेड एन अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, एओ जिसको कहा गया है, टू अलाउ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स टू एनालाइज डाटा फ्रॉम द फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन। जो हमारा एस्ट्रोसेट जो है, जो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन है, उसको लेकर के जो डाटा को एनालाइज करेगा, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को जो है ये अलाउ किया है कि ये डाटा को एनालाइज करें। अब ये डाटा एनालाइजेशन क्या है इसके बारे में अब आगे जानते हैं। द स्पेस एजेंसी जो इसरो है हैज़ मेड द एओ सॉलिसिटेटिंग प्रपोजल फॉर 13th एओ साइकिल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट की तरफ से जो 13th ऑब्जर्वेशन साइकिल है एओ की, तो उसको जो है स्पेस एजेंसी ने उसको कंसीडर किया है। तो इसरो सेड दैट दिस अनाउंसमेंट इज़ ओपन टू इंडियन साइंटिस्ट। अब ये जो है डाटा को जो एनालाइज करेंगे तो उसमें बेसिकली ये इंडियन साइंटिस्ट के लिए ओपन है, रिसर्चर्स के लिए ओपन है, रिसाइडिंग एंड वर्किंग इंस्टीट्यूट्स के लिए है, जो रह रहे हैं या फिर वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लिए है और कॉलेजेस के लिए है इन इंडिया फॉर 55% ऑफ टाइम एंड टू नॉन इंडियंस। साइंटिस्ट के लिए, रिसर्चर्स के लिए, एनआरआईज के लिए है, वर्किंग एट स्पेस यूनिवर्सिटीज़, तो स्पेस एजेंसीज़ में काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं और एजेंसीज़ में काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड कॉलेजेस में भी हैं अराउंड द ग्लोब, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में फॉर 20% टाइम देने के लिए। तो एओ जो है ये अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है इज़ ओपन फॉर साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स के लिए ओपन है, हु आर इन्वॉल्व इन द रिसर्च इन द एरिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी। में जो लोग रिसर्च करते हैं उन साइंटिस्ट के लिए और रिसर्चर्स के लिए ये अवेलेबल है, हु आर इक्विप्ड टू सबमिट प्रपोजल्स एज प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स हैं फॉर स्पेसिफिक टारगेट ऑब्जर्वेशंस विद नेसेसरी साइंटिफिक एंड टेक्निकल जस्टिफिकेशन करेंगे, एंड दोज हु कैन एनालाइज द डाटा इफ द टारगेट इज ऑब्जर्व बेस्ड ऑन अप्रूवल। तो ये जो डाटा एनालाइज करेंगे जो कि अप्रूवल पर बेस्ड होगा। दिस एओ सॉलिसिटेटिंग प्रपोजल्स फॉर द 13th एओ साइकिल इज फॉर इंडियन और इंटरनेशनल प्रपोजल के लिए है पीआई टू यूटिलाइज एस्ट्रोसेट ऑब्जर्वेटरी टाइम को जो है ये यूटिलाइज करेंगे। तो ऑब्जर्वेशंस विल बी कैरीड आउट। अब ये जो है अक्टूबर 2023 से लेकर के सितंबर 2024 तक ये जो है कि ऑब्जर्वेशंस होगा। तो ये जो है एस्ट्रोनॉमी मिशन जो है इंडिया का एस्ट्रोसेट को लेकर के है कि एस्ट्रोसेट को लेकर के जो भी डाटा को एनालाइज करना है साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को, तो वो कर सकेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रेन इंस्पायर्ड इमेज सेंसर कैन डिटेक्ट मिनिस्कल ऑब्जेक्ट। तो मिनिस्कल ऑब्जेक्ट कौन, तो जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको जो है ब्रेन जो है इमेज सेंसर की तरह से यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। तो उसको लेकर के जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम देखते हैं। तो रिसर्चर्स एट द IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है इन अ न्यू स्टडी, एक नया स्टडी में हैव शोन, ये सोन देखा गया है कि हाउ द ब्रेन, किस तरीके से ब्रेन जो है
इमेज सेंसर की तरह काम करता है, कैन गो बियॉन्ड द डिफ्रैक्शन के बियॉन्ड जा कर के जो लाइट ऑफ लिमिट ऑफ लाइट टू डिटेक्ट मिनिस्क्यूल ऑब्जेक्ट्स, मतलब छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए वो एक तरह से इमेज सेंसर की तरह काम कर सकता है, जैसे सच एज सेलुलर कंपोनेंट्स, जैसे सेलुलर कंपोनेंट्स और नैनो पार्टिकल्स को जो देखने के लिए इनविजिबल होते हैं टू करंट माइक्रोस्कोप। तो ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनको देखने के लिए जो होता है, सेलुलर कंपोनेंट्स को देखने के लिए जिस तरह से माइक्रोस्कोप होता है, देयर नोवल टेक्निक जो है विच कंबाइंस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। तो ये जो है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी जो है वो टेक्निक किसमें मिली होती है, इसमें इंक्लूड होती है। तो न्यूरोमॉर्फिक कैमरा होता है और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम प्रेजेंट इन द मेजर स्टेप फॉरवर्ड इन पिन पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 50 नैनोमीटर से जो स्मॉलर हैं उनको जो है एक लाइट एक इमेज की तरह जो है वो हमारा जो ब्रेन है उसको देख सकता है। ठीक है, मेजरिंग रफली 40 मिलीमीटर हाइट और 60 मिलीमीटर विड्थ बाई 25 मिलीमीटर डायामीटर एंड वेइंग अबाउट 100 ग्राम वेट। ठीक है ना, ये इसकी जो है पैरामीटर है। तो फॉर न्यूरोमॉर्फिक कैमरा की तरह यूज़ होता है हमारा ब्रेन, यूज्ड इन अ स्टडी मिमिक्स अ वे द ह्यूमन रेटिना कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो ह्यूमन रेटिना जो है वो लाइट को जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, सच न्यूरोमॉर्फिक कैमरा, ये जो न्यूरोमॉर्फिक कैमरा है हैव अ वेरी हाई डायनामिक रेंज, इसकी बहुत ज़्यादा डायनामिक रेंज होती है 120 डेसिबल से ज़्यादा। ठीक है, विच मीन्स दैट, जिसका मतलब है कि यू कैन गो फ्रॉम वेरी लो लाइट इन्वायरमेंट टू वेरी हाई लाइट कंडीशन। तो आप जो है सबसे लो लाइट इन्वायरमेंट से लेकर के हाई लाइट इन्वायरमेंट की तरफ आप जा सकते हैं, मतलब वेरी कर सकते हैं, यू कैन गो। ठीक है, द कम्बिनेशन ऑफ द एसिंक्रोनस नेचर, हाई डायनामिक रेंज, स्पार्स डाटा एंड द हाई टेम्पोरल रिजोल्यूशन। तो ये जो ये कम्बिनेशन है, एसिंक्रोनस नेचर इसका और हाई डायनामिक रेंज होती है इसकी, और जो डाटा है वो बिल्कुल एक्यूरेसी में होता है और हाई रिजोल्यूशन होता है ऑफ न्यूरोमॉर्फिक कैमरा जो होती है, जो हमारा ब्रेन काम करता है न्यूरोमॉर्फिक कैमरा की तरह, या जो हमारी आई जो है एक तरह से काम करती है। तो मेक देम वेल सूटेड फॉर यूज इन न्यूरोमॉर्फिक माइक्रोस्कोपी की तरह ये पूरा काम करती है, न्यूरोमॉर्फिक माइक्रोस्कोपी की तरह। ये चेतन सिंह ठाकुर जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं IISc के, उन्होंने कहा है। इन दिस स्टडी, इस स्टडी में पता लगा है कि ग्रुप यूज्ड देयर न्यूरोमॉर्फिक कैमरा टू पिन पॉइंट इंडिविजुअल फ्लोरेसेंट बीट्स स्मॉलर देन द लिमिट ऑफ डिफ्रैक्शन। तो ये जो हमारा है तो पिन पॉइंट इंडिविजुअल्स को भी देखने के लिए काम आता है ये। ठीक है, बाई शाइनिंग लेज़र पल्सेस, तो लेज़र के पल्सेस के हिसाब से एट हाई एंड लो इंटेंसिटी जो है उसकी होती है। एज द इंटेंसिटी इंक्रीज, जिस तरीके से इंटेंसिटी जो है इंक्रीज़ करती है वैसे भी कैमरा जो है कैप्चर करता है सिग्नल। तो जो इंटेंसिटी के बेस पर जो सिग्नल कैमरा कैप्चर करता है, ये जो हमारा माइक्रोस्कोपिक कैमरा है न्यूरोमॉर्फिक। ठीक है, तो एन ऑन इवेंट एंड वाइल ऑफ इवेंट में रिपोर्टेड व्हेन द लाइट इंटेंसिटी, तो ऑफ इवेंट में जब लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो ऑफ हो जाता है, और लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो ऑन हो जाता है। ठीक है, ऑन इवेंट द डाटा फ्रॉम दीज इवेंट्स, ये जो डाटा यहाँ से निकल के आता है वर पूल टुगेदर टू रिकन्स्ट्रक्ट फ्रेम्स। तो फ्रेम्स बनाने का काम आता है, रिकन्स्ट्रक्ट तो दोबारा जो है उसको एनालाइज करने के काम आता है। तो ये जो है हमारा ये एक नई स्टडी निकली है कि जो हमारा ब्रेन है वो किस तरीके से काम करता है न्यूरोमॉर्फिक माइक्रोस्कोप की तरह। ठीक है, या न्यूरोमॉर्फिक कैमरा की तरह। तो यहाँ पे आई भी इन्वॉल्व है कि जो आई है वो हमारा ह्यूमन रेटिना जो है कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो मिनिस्कल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए भी ब्रेन जो है इमेज सेंसर को जो इंस्पायर्ड करता है। ठीक है, तो ये एक स्टडी जो है ये द हिंदू में निकला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के प्रोफेसर ने ऐसी स्टडी करी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी
वो है केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक टू ऑर्गेनाइज द फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे। अब ये जो है पहला वल्चर सर्वे होने जा रहा है, गिद्धों का सर्वे होने जा रहा है। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक ये फरवरी में ये गिद्धों का जो सर्वे ऑर्गेनाइज करेंगे, ये तीनों लोग, तीनों हैं। तो केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट विद इट्स काउंटर पार्ट इन तमिलनाडु में भी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, और ये हमारा कर्नाटका में भी ये ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे को, सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे को करने जा रहे हैं वेस्टर्न घाट्स के में, ठीक है। फरवरी 24, 25, 26, यानी आज 22 है, तो ये 24 से ये स्टार्ट होगा सर्वे, ठीक है। तो इस सर्वे में बेसिकली एवरी ईयर, हर वर्ष जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन द 3 स्टेट्स, इन स्टेट्स में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इन स्टेट्स का, वो ऑर्गेनाइजिंग सेपरेट सर्वे जो है अलग अलग सेपरेट सर्वे करता है डिफरेंट टाइम्स टू काउंट द रिमेनिंग वल्चर। तो वल्चर कितने प्रेजेंट रह गए हैं, तो पॉपुलेशन इन साउथ इंडिया में कितने वल्चर प्रेजेंट रह गए हैं, उसको लेकर ये जो है सर्वे होता है हर साल, ठीक है। तो दिनेश कुमार, एडिशनल डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये बताया गया है, ठीक है। तो बट दिस ऑफन रिजल्टेड इन डुप्लीकेशन, ठीक है। बट ही एडिड दैट अ ट्राइपर्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हेल्ड इन मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में, ये एक तमिलनाडु में ये मीटिंग हुई है 2 वीक्स एगो में, डिसाइडेड कि जो फर्स्ट सिंक्रोनस वल्चर सर्वे जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा वेस्टर्न घाट में, पूरे वेस्टर्न घाट में, ताकि वो उसका जो ये सर्वे हो वो बहुत ही प्रॉपर हो, और जो है उसमें कोई भी डुप्लीकेशन ना हो, उसमें कोई भी जो है डाटा जो है वो मैनिपुलेट ना हो। तो सर्वे वुड साइमल्टेनियसली बी ऑर्गेनाइज्ड इन 3 फॉरेस्ट डिविजन्स में सर्वे किया जाएगा, इंक्लूडिंग वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ साउथ एंड नॉर्थ फॉरेस्ट डिवीजन में। इट विल कंडक्टेड आफ्टर डिवाइडिंग द वायनाड लैंडस्केप वेयर द बर्ड स्पीसीज जो हैं देखी गई हैं, जहाँ पे वायनाड लैंडस्केप में 10 लोकेशंस में, ईच ऑफ द लोकेशन विल बी मॉनिटर्ड, हर लोकेशन को मॉनिटर किया जाएगा, 5 मेंबर टीम लगेगी, ठीक है, और वल्चर एक्सपर्ट लोग लगेंगे, तो फॉरेस्ट बीट ऑफिसर भी लगेंगे, 1 और 2 वॉलंटियर्स भी लगेंगे, फॉरेस्ट वाचर्स भी लगेंगे, ये सब लोग जो है उसमें काम करेंगे, ताकि जो प्रॉपर जो है इन बर्ड्स का जो है सर्वे हो सके कि हाउ मेनी बर्ड्स और वल्चर्स आर प्रेजेंट इन दैट एरिया, बेसिकली वेस्टर्न घाट, ठीक है, कितने वेस्टर्न घाट्स में। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंटिन्यूअस टू द टाइगर रिजर्व्स ऑफ नागरहोल और बांदीपुर में, जो कर्नाटक में ये जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर भी, मुदुमलाई तमिलनाडु में, ठीक है, ये वल्चर जो है केरला में प्रेजेंट है, वहाँ पर भी ये देखा जाएगा। तो नियरली 120 से 150 वाइट रम्ड वल्चर जो हैं और लेस देन 25 रेड हेड वल्चर हैं, ठीक है। तो ये 120 से 150 और 100 और ओनली 25 ये वल्चर्स डिफरेंट वैराइटीज़ के हैं, डिफरेंट स्पीसीज़ के हैं, तो उनको जो है काउंट किया जाएगा। अकेजन स्लाइटली टू लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड सेंचुरी। तो ये जो लॉन्ग बाइल्ड वल्चर्स भी, ये डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ वल्चर हैं, स्पीसीज़ ऑफ वल्चर हैं, उनको जो है अलग अलग जो है काउंट किया जाएगा। वल्चर फेस्ड अ कैटास्ट्रॉपिक पॉपुलेशन डिक्लाइन। अब इसमें जो है बहुत ही तेज़ी से जो है पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ है वल्चर के 2000 से सन 2000 से, व्हेन द स्पीसीज वर एक्सपोज टू द एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग डाइक्लोफेनेक, जो है जब से यूज़ करी जा रही है पेन किलर के रूप में फॉर कैटल के लिए। तो डाइक्लोफेनेक का जो इंजेक्शन दिया जाता है जो कैटल को, जो गाय और भैंसों को, तो उसको लेकर के जो है ये जो वल्चर हैं, जैसे मर जाती हैं गाय भैंस, तो उसके बाद में जो है ये वल्चर उनके मांस को खाते हैं, या तो उससे क्या होता है कि ये वल्चर में ये डाइक्लोफेनेक चला जाता है, और जिससे जो है इनकी ये जो है ये एक्सपायर्ड हो जाते हैं, तो जिसके कारण कि वल्चर की जो पॉपुलेशन है वो घटी है। तो ये साउथ इंडिया में ये सर्वे किया जा रहा है। तो साउथ एशिया हैड अबाउट 4 करोड़ वाइट
रम्प्ड वल्चर, जो साउथ एशिया है टोटल उसमें 4 करोड़ जो है वाइट रम्प्ड वल्चर प्रेजेंट हैं अंटिल द एंड ऑफ द 90s के एंड तक थे। बट द पॉपुलेशन हैज़ कम डाउन, लेकिन अब ये पॉपुलेशन घट गई है, लेस देन 10,000 से भी कम ये वल्चर प्रेजेंट हैं अभी पूरे साउथ एशिया में। तो ये जो है ये केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका जो है एक कंडक्ट करने जा रहे हैं एक सर्वे, वल्चर सर्वे, जो कि 24, 25, 26 तक चलेगा फरवरी में। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी टर्न ऑफ द टैप ऑफ अर्बन बियास इन रूरल डेवलपमेंट। अब ये रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इसको लेकर के ये हमारा आर्टिकल है ये कि अपराज्य जो साइंटिस्ट हैं MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई के, और R गोपीनाथ ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई के, और R रंगालक्ष्मी ये डायरेक्टर हैं इको टेक्नोलॉजी की एट द MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई में। इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है द डिवाइड बिटवीन द रूरल और अर्बन जो सोसाइटी है वो किस तरह से डिवाइड है। ठीक है, तो अर्बन बेस्ड जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वो बेसिकली अर्बन बेस्ड बन रही हैं इंडिया में। तो पॉलिसी मेकर्स एंड इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट को भी इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अर्बन बेस्ड हैं, अर्बन की ओर ज़्यादा फोकस्ड हैं। ठीक है, कंपेरेटिव टू रूरल डेवलपमेंट के। तो इसमें क्या है कि अर्बन एरिया आर एबल टू इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस दिस इंस्टीट्यूशन इन देयर फेवर। सेकेंडली, द स्पिल ओवर द मार्केट्स इन अर्बन एरिया इज आल्सो लिमिटेड टू द रूरल एरियाज दैट आर क्लोजर टू अर्बन सेटलमेंट। और जो अर्बन एरियाज़ का जो मार्केट है वो लिमिटेड है रूरल एरिया के कंपेयर में। ठीक है, दिस इज़ नॉन एज द स्पिल ओवर इफेक्ट, इसको स्पिल ओवर इफेक्ट बोला गया है, वेयर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया इज़ डिपेंडेंट ऑन लार्जर अर्बन कोर्स, जहाँ पे अर्बन एरिया जो है वो डिपेंडेंट है, जो डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया जो है वो लार्ज अर्बन कोर्स से, लार्ज जो अर्बन हैं एरिया जो है उसमें डिपेंडेंट है। कॉन्सिक्वेंटली रूरल एरियाज़ विच आर फार अवे फ्रॉम द अर्बन कोर, और जो अर्बन से, जो शहरों से जो है दूर हैं रूरल एरिया, वो जो गांव का एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, नॉट ओनली सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ डेवलपमेंट, तो ना तो ये डेवलपमेंट हो पा रहा है उसमें, तो उससे ग्रसित है, जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है उससे, बट आल्सो कीप फॉलिंग बिहाइंड रूरल एरियाज़ विच आर क्लोजर टू द अर्बन कोर। और ये जो है अर्बन कोर के जो रूरल एरिया हैं जो अर्बन से जुड़े हुए हैं उनके कंपैरेटिव जो है बहुत ही डेवलपमेंट कम हो पा रहा है, बहुत ही दूर है, मतलब डिफरेंसेस जो है बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद जो है कहा गया है इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द स्टेट मस्ट स्टेप इन द करेक्ट रूरल अर्बन डिस्पैरिटी, जो रूरल अर्बन की जो डिस्पैरिटी है, डिफरेंसेज है, आर हैविंग इन द प्लेस स्पेशल टारगेटेड मेजर्स टू डेवलप रूरल एरियाज़। अब रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए जो है हमको जो है कोशिश करनी पड़ेगी, तो उसको लेकर के जल जीवन मिशन को लेकर के जो है एक बात कही गई थी कि जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था इसी चीज़ को लेकर के कि पानी जो है हर किसी के पास उपलब्ध हो, जो स्वच्छ पानी हो, गांव में भी पीने योग्य स्वच्छ पानी होना चाहिए। तो ये अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन जो है लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। वन सच प्रोजेक्ट विच एम्स टू प्रोवाइड एक्सेस टू सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल हाउस होल्ड इन रूरल एरिया। ठीक है, तो रूरल एरिया जो गांव के क्षेत्र हैं या ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें जो है सेफ और एडिक्वेट, मतलब जो जितना आवश्यक है, ठीक है, तो उतना जो है ड्रिंकिंग वाटर जो है पहुंचना चाहिए 2024 तक, ऐसा कहा गया है। कौन सा मिशन है ये? जल जीवन मिशन है। तो वेरिएशन इन तमिलनाडु को लेकर के भी इसमें बात आई है कि द प्रोविज़न ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नॉन फूड फैक्टर। अगर ये जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर का जो प्रोविज़न है ये नॉन फूड फैक्टर है, मतलब केवल खाने को लेकर ही नहीं, पीने के लिए है, तो इस इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ और न्यूट्रिशन को ये जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। बिसाइड्स इनेबलिंग टेप वाटर जो है एसेस द हाउस होल्ड लेवल, जो टेप वाटर है उसके अतिरिक्त, ठीक है, इट हेल्प्स रिड्यूस द ड्रूजरी वुमेन एंड गर्ल चिल्ड्रन टू फेस द इंश्योर द सेफ्टी एज वेल। तो सेफ्टी के लिए जो है गर्ल्स के लिए या वुमेन के लिए ये बहुत ज़रूरी है।
बेसिकली जो है डिजीज़ को लेकर के है बोला गया है इसमें। तो इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मेजरमेंट ऑफ वाटर का जो पानी जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उसकी जो उपलब्धता कितनी है, और सैनिटेशन के लिए वो कितना वाटर है, सैनिटेशन फॉर ऑल मतलब सभी के लिए सैनिटेशन होना ज़रूरी है। ये 6th गोल है सस्टेनेबल SDG गोल्स जो हैं उसमें ये 6th गोल जो है ये सैनिटेशन और वाटर की अवेलेबिलिटी जो है, वाटर मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशंस ने को ये अचीव करना है 2030 तक, ठीक है। तो ये जो हमारा गोल है उसको लेकर के बोला गया है। तो वेरिएशन इन तमिलनाडु में ये वेरिएशन देखने को तमिलनाडु के रेस्पेक्ट में जो है ये पूरा जो है आर्टिकल लिखा गया है। इट हैज़ बीन 3 years सिंस इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अब ये 3 साल जो है इम्प्लीमेंटेशन का इंडिया लेवल पर हो चुका है। ट्रैकिंग इट्स प्रोग्रेस, अब ये जो तमिलनाडु का जो प्रोग्रेस है वो देखने लायक है, इंपॉर्टेंट है। दिस एनालिसिस स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट एज तमिलनाडुज प्रोग्रेस आर बेटर देन द अदर स्टेट। अभी जो तमिलनाडु का प्रोग्रेस है वो अन्य स्टेट्स के मुकाबले जो है बेटर है, अच्छा है। द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में, पहले 2 तिमाही में 2022 के, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि द डाटा ऑफ दिस स्टडी, इस स्टडी का जो डाटा है हैव बीन सोर्स्ड फ्रॉम डैशबोर्ड ऑफ द वेबसाइट से लिया गया है JJM की। अक्टूबर 14, 2022 को ये डाटा लिया गया है जल जीवन मिशन के वेबसाइट से, ठीक है। फॉर द पीरियड, कहाँ से कहाँ तक का डाटा है ये, अगस्त 2019 से अक्टूबर 2022 तक का डाटा है, ये लिया गया है। देयर वाज नो मेंशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड, जिसमें टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड जो है वो मेंशन नहीं है कि कितने घरों का डाटा है। अगस्त 2019 से, जब से जल जीवन मिशन स्टार्ट हुआ है तब से ये डाटा लिया गया है, अक्टूबर 2022 तक का यूज़ किया गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल डाटा भी लिया गया है। वेरिएशंस इन प्रोवाइडिंग टेप वाटर, उसको जो टेप वाटर है जो हमारा पानी जो है नलों में आता है उसको लेकर के भी डाटा लिया गया है कि कितना रूरल में कनेक्शंस हो चुका है हाउस होल्ड्स में। एक किसी डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग रूरल एरियाज़ जो हैं उसमें ये डाटा लिया गया है कि जो वाटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी, जो टेप वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, स्वच्छ पानी जो है कितना मौजूद है। ये हमारा तमिलनाडु में ये डाटा लिया गया है, ठीक है। और फॉर इंस्टेंस सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन कांचीपुरम में 100% जो है रूरल हाउस होल्ड तक ये पहुंच चुका है। रानीपेट में 98.73% तक पहुंच चुका है। कन्याकुमारी में 83.99% तक ये ऐसा जो है इस जल जीवन मिशन जो है कामयाब हो चुका है। मतलब जो वाटर जो है, टेप वाटर जो है वो ईज़िली एसेस हो पाया है, मतलब रूरल जो पॉपुलेशन है उस तक जो है टेप वाटर पहुंच चुका है, ठीक है, जो हमारी गांव की है। तिरुचिरापल्ली में भी, तो ये जो है बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट्स लिए गए हैं वो तमिलनाडु को जो है सिनेरियो के बीच में लिए गए हैं टेप वाटर को लेकर के। हैव टेप वाटर कोयम्बटूर, त्रिपुर, तंजावुर एंड डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट्स हैव आल्सो मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। तो वहाँ पर भी जो है प्रोग्रेस हुई है। वे आर मोर देन 1 लाख रूरल हाउस होल्ड, 1 लाख से ज़्यादा हाउस होल्ड्स के पास जो है टेप वाटर कनेक्शंस इस पीरियड में पहुँच चुका है। हाउएवर प्रोग्रेस इन धर्मापुरी, अब ये जो कुछ प्रोग्रेस जो है बता रहे हैं विरुद्धनगर और रामनाथपुरम, these all the districts which are basically from Tamil Nadu, they have considered the data of the tape water presence in rural areas in Tamil Nadu districts. So these are the data which are present here, so no need to basically understand more. So नाउ फॉलिंग बिहाइंड दैट वाट वेयर आर वी आर फॉलिंग बिहाइंड, कि हम लोग कहाँ पर जो हैं वो लैग कर रहे हैं, कहाँ पर ये हमारा टेप वाटर नहीं पहुँच पाया है, और नहीं पहुँच पाया है तो क्या कारण है जिसके कारण ये टेप वाटर जो है या जो हमारा स्वच्छ पानी है, जो पेयजल है, जल जीवन मिशन के द्वारा जो ये प्रारंभ किया गया था, जो SDG का गोल है, जो UNO का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये 2030 तक पहुँचाना है, ये 6th गोल है, ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो इसको जो परसेंटेज ऑफ एडिशनल टेप वाटर कनेक्शन जो है, जो परसेंटेज है एडिशनल टेप वाटर कनेक्शन का रूरल एरिया में डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, अब ये जो डाटा जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, रूरल एरियाज़ की जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें, कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो 2019 से 22 तक का डाटा है। वाज फाउंड अ सिग्निफिकेंट एसोसिएटेड विद द, ये पाया गया है कि ये एसोसिएट है, ये जुड़ा हुआ है परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन से।
तो ये इसके साथ साथ जो है अर्बन पॉपुलेशन कितनी है उसको लेकर भी जुड़ा हुआ है, जहाँ से डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड है। व्हेन इट्स कम टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ तमिलनाडु, अब ये तमिलनाडु में जो जो टोटल पॉपुलेशन है वो अर्बन शेयर उसका जो है 48.4% अर्बन है और 31.2% जो है इंडिया का है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा बेसिक डाटा है कि जो तमिलनाडु का जो पॉपुलेशन है अर्बन शेयर उसमें 48.4% है, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन जैसे दिस इज़ द टॉप ऑफ तमिलनाडु, बट द सेकंड वन जो हमारा कंपेयर टू इंडिया लिया गया है 31.2% जो है ये हमारा अर्बन जो है पॉपुलेशन है इंडिया का। ठीक है, तो ये शहरी जनसंख्या जो है भारत की 31.2% है। ठीक है, सेंसस 2011 के जनगणना के हिसाब से। बट डिस्ट्रिक्ट्स विद लो अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज आर लैगिंग इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, और जहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन लो है, जहाँ पर जो शहरी जो जनसंख्या है वो कम है, वहाँ पर जो है ये इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका नहीं हो पाया है JJM का, यानी जल जीवन मिशन का। फॉर इंस्टेंस, ठीक है, एमंग द 5 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट, अब इनमें जो है इन 5 जो लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स बताए गए हैं, तो 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं अर्बन पॉपुलेशन के वो 31% से कम हैं। ठीक है, तो सिमिलरली एमंग द 10 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट 8 हैव द अर्बन पॉपुलेशन बिलो, तो 8 में जो है 38% से कम पॉपुलेशन है 8 में। ऑफ कोर्स देयर इज अ नोटेबल एक्सेप्शनल टू दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अर्बन एंड रूरल रीजन हैज़ बीन फाउंड इन अदर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड वेल। तो अभी ये जो है तमिलनाडु को लेकर है पूरा डाटा, तो लेफ्ट टू इटसेल्फ इट मे बी एक्सेसरेट द रूरल अर्बन डिस्पैरिटी। अब ये रूरल अर्बन का जो डिफरेंसेस है, डिस्पैरिटी है, या ये जो कंपैरिजन है इसको किया गया है अक्रॉस द रीजन एंड डिस्ट्रिक्ट इन केस ऑफ तमिलनाडु, तो ये टेप वाटर कनेक्शंस को लेकर है बाय द गवर्नमेंट इम्पैक्टेड द परसिस्टेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ अर्बन बयास इन रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट में जो है ये अर्बन की तरफ जो है ज़्यादा झुकाव है इसका। ठीक है, तो बाकी जो रूरल पॉपुलेशन जो है इसमें इम्प्लीमेंटेशन जो है हमको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए रूरल एरिया में तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु के बिहाफ में ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है। तो शिवगंगा, रामनाथपुरम, विरुद्धनगर, धर्मापुरी और नागापट्टनम में ये ऐसा इंक्रीज़ करना चाहिए। और ये गोल जो है हमारा जो है ये बेसिकली गोल हमको याद रखना है कि 2024 तक पूरे भारत में रूरल हो चाहे अर्बन हो, कोई भी एरिया हो, वहाँ पे टेप वाटर जो है या फिर सेफ ड्रिंकिंग वाटर तक वो जो है एवरीबडी कैन रीच। तो वहाँ सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है हर किसी को पीने का पानी, स्वच्छ पीने का पानी की उपलब्धता जो है वो होनी चाहिए। एडिक्वेट यानी कम से कम जितना उसको चाहिए है। ठीक है, हाईली अनलाइकली दैट द गोल रीचिंग ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024 और इवन 2030 विल बी रीच्ड इफ़ द स्टेट डज नॉट चेंज इट्स मेथड। अब इसमें कहा गया है कि स्टेट्स ने जिस तरीके से ये डेवलपमेंट हो रहा है जल जीवन मिशन का, उस तरीके से ना होकर के इनको अपना मेथड चेंज करना चाहिए ताकि रूरल एरिया में ये और भी अच्छा हो सके, या अर्बन में जो है वो अर्बन ब्याज ना रहे। ठीक है, तो अचीवमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑन द डिस्ट्रिक्ट्स हाई रूरल पॉपुलेशन, दिस विल नॉट ओनली हेल्प द करेक्ट द अर्बन ब्याज बट आल्सो मीट द SDG गोल को मीट करने के लिए भी ये रिगार्ड टेपिंग वाटर कनेक्शन बाई 2024। ठीक है, 2024 तक ये टेप वाटर का जो कनेक्शन हर रूरल एरिया में, हर किसी पॉपुलेशन में, हर व्यक्ति को जो है स्वच्छ पानी जो पीने को मिले उसको लेकर को जो है बताया गया है। तो डाटा ऑफ द टेप वाटर कनेक्शन प्रोविजन और एडिशनल डिटेल सच ए वॉल्यूम ऑफ वाटर इज बीइंग सप्लाइड पर डे टू ईच हाउस होल्ड एज वेल एज ईच क्वालिटी विल हेल्प द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेट ऑफ प्रोग्रेस बेटर। तो इसको लेकर के जो है ये पूरा जो है तमिलनाडु को लेकर के बताया गया था, लेकिन इसमें कुछ जानकारी जो है हमको जानने वाली है। उसमें जो पहली जानकारी मिली वो ये कि जल जीवन मिशन जो है अगस्त 2019 से प्रारंभ हुआ। दूसरी जो छोटी जानकारी मिली कि 2024 तक उसका उद्देश्य जो है 2024 तक जो है हर रूरल और जो ग्रामीण इलाका में है हर किसी को वो जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले रूरल में एरिया में। उसके बाद जो तीसरी जानकारी मिले कि SDG का ये 6th गोल है कि 2030 तक जो है ये यूनाइटेड नेशंस को ये अचीव करना है इस चीज़ को कि स्वच्छ पानी और एडिक्वेट मिले। ठीक है ना, जितना ज़रूरी हो उतना कम से कम जो है लिमिटेड जो है वो पानी मिलना चाहिए। अब उसके बाद में जो है चौथी जो जानकारी हमको मिली इस यहाँ पे जो वो है कि हमारा जल जीवन मिशन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो
और 31.2% जो है अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया की, बची हुई जो है रूरल पॉपुलेशन है। वहीं पे 48.4% जो है अर्बन पॉपुलेशन जो है तमिलनाडु की है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली जो हमारा आर्टिकल था, ओनली तमिलनाडु बेस्ड दैट इज़ ओके, बट इट प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन टू अस फॉर द एग्जामिनेशन, नॉट ओनली फॉर द यूपीएससी बट आल्सो द अदर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन आल्सो। और इवन जो छोटे एग्जाम्स में भी ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा डिसिप्लिन डिस्कशन। अब ये डिसिप्लिन डिस्कशन जो है हमने कल ये कवर किया था, शायद ये कि नहीं किया था, ध्यान नहीं है, बट ये जो 12 अपोजिशन एमपी जो थे पार्लियामेंट में, जिसको जो है आचार संहिता का उल्लंघन किया था, जिन्होंने राज्यसभा चेयरमैन जो जगदीप धनखड़ हैं या फिर जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो है डायरेक्ट किया था प्रिविलेज कमेटी को, तो डिप्टी चेयरमैन जेडीयू के जो हरिवंश हैं उनको लेकर के तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि जो डिसऑर्डरली कंडक्ट हुआ था 12 अपोजिशन एमपी के द्वारा, उसमें जो 12 अपोजिशन एमपी थे उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के थे। तो बजट सेशन में जो है ये मोशन एडजर्न हुआ था। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो 85 मिनट का भाषण था, ठीक है, तो अपोजिशन जो है केप्ट राइजिंग स्लोगन जो है रेस कर रहे थे। संसद टीवी दैट डज नॉट लाइव कास्ट ऑफ द प्रोकास्टिनेशन ब्लैक एंड आउट, तो उसको जो है संसद टीवी ने जो है उसको जो है लाइव टेलीकास्ट नहीं कर पाया था। कैमरा डिड नॉट पैन टुवार्ड्स द अपोजिशन बेंचेस, तो कैमरा भी उस तरफ नहीं जा रहे थे अपोजिशन में। अर्लियर एक्टिंग ऑन द कंप्लेंट फाइल्ड बाय द बीजेपी एमपी मिस्टर धनखड़ सस्पेंडेड कांग्रेस एमपी रजनी पाटिल फॉर एग्रीगेटिंग रिकॉर्डिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ मोबाइल फोन। अब ये प्रोसीडिंग्स को मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही थी, ठीक है ना। तो ये रजनी पाटिल, तो इनका जो है जो कांग्रेस की एमपी थी, तो उनको सस्पेंड किया गया। तो कांग्रेस क्राइड फॉल दैट ड्यू प्रोसीजर हैड नॉट बीन फॉलोड, और जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं हो रहा है, इसको लेकर के है। फिर डिफरेंट जो मिस्टर धनखड़ ने जो है स्पीच ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट और लीडर ऑफ अपोजिशन की राज्यसभा में जो मल्लिकार्जुन खड़गे की स्पीच थी 88 मिनट की, जो मोशन ऑफ थैंक्स था प्रेसिडेंट एड्रेस का सेवरल टाइम्स में जो हो रहा था, अलग अलग समय में अलग अलग लोग दे रहे थे, तो उसमें जो है बीच बीच में ये लोग जो है कि स्लोगन्स रेज कर रहे थे। तो चेयर्स रिपीटेड डायरेक्शन टू ऑथेंटिकेट द रिमार्क्स मेड ड्यूरिंग द स्पीचेज। मिस्टर खड़गे हैज़ पॉइंटेड आउट दैट it would be inversion of the system of the government if opposition members are expected to carry out complete investigation। तो उसमें बोला गया कि कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, जो भी अपना उनका जो है भाषण था, तो उसमें कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन को लेके बोला गया। रेज द मैटर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो ये जो है गैदर जो हो गया, तो ये मैटर को जो है फ्लोर ऑफ द हाउस ले गया। फिर 6 पोर्शंस ऑफ मिस्टर खड़गे स्पीच में 6 पोर्शन में एक्सपंज किए गए राज्यसभा रिकॉर्ड से। वाइल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी लोकसभा स्पीच में 18 कट्स थे, ठीक है, 18 कट दिए गए थे, यहाँ पर भी इनके एक्सपंज किए गए, ठीक है। तो पार्लियामेंट इन दिस प्लेटफॉर्म वर इन द अपोजिशन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। अभी अपोजिशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे, ऐसा कहा गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, कि आप जो है क्वेश्चंस के अपोजिशन के क्वेश्चंस के आंसर दें। देयर आर पार्लियामेंट्री रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ द इवॉल्व ओवर टाइम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, और ये जो हमारा उद्देश्य है उसको जो है पार्लियामेंट्री रूल्स के माध्यम से इसको पूरा किया जाता है। इट विल बी ट्रावेस्टी ऑफ द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी ऑफ द, तो ये जो पूरा जो था ये आर्टिकल जो था द हिंदू में निकला है, ये बेसिकली डिसिप्लिनरी जो एक्शन हुए हैं 12 अपोजिशन एमपीज़ पर, उसको लेकर ये आर्टिकल जो है निकला है। तो इस पर जो है बेसिकली कुछ खास इसमें नहीं है जिसको जानने के लिए है। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा अ न्यू चैप्टर इन डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये जो है मनोज जोशी जो हैं डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नई दिल्ली के। तो अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ के अर्लियर में शुरुआत में यूएस और इंडिया ने इनॉग्रेटेड किया था
क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, तो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, तो इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICT बोला गया था, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, द प्रोमिस ऑफ द इनिशिएटिव इफ फुलफिल्ड, अगर ये प्रोमिस फुलफिल्ड हो जाता है तो ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया US रिलेशंस पर। अब ये 1960 की बात करते हैं कि 1960 के दशक से इंडिया हैज़ मेड मैनी अटेम्प्ट टू जंप ऑन द US टेक्नोलॉजी, तो US की टेक्नोलॉजी की तरफ इंडिया मूव किया है, बट ऑल दे फेल्ड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द मिसमैच बिटवीन द टू कंट्रीज ऑफ द पर्पज़, तो क्योंकि जो पर्पज़ है टू कंट्रीज़ का वो अलग अलग है, मिसमैच है, तो इसलिए जो ऐसा हुआ है। और इट कम्स टू द टाइम व्हेन इंडिया टू हैज़ डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजरियल कैपेसिटीज़ एंड इमर्जिंग एज अ मेजर इकोनॉमिक पावर, इंडिया जो है मेजर इकोनॉमिक पावर की तरह उभर रहा है, डेवलप्ड जो टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड हो रही हैं इंडिया में। ठीक है, अंडर ICT के अंडर में जो है, मतलब ICT नॉर्म्स के अंडर में 2 साइट्स है, आइडेंटिफाई 6 फोकस एरियाज जो हैं, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन, स्ट्रेंथनिंग इनोवेशन इकोसिस्टम, डिफेंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, रेसिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, स्टेम टैलेंट एंड नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम। तो ये जो हमारे 6 फोकस एरिया हैं ये ICT के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं ये बताया गया है। पहला तो बताया गया है को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन, दूसरा है स्ट्रेंथनिंग इनोवेशन इकोसिस्टम, तीसरा है डिफेंस इनोवेशन, ठीक है, और चौथा है कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, फिर रेसिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, ठीक है, फिर उसके बाद स्टेम टैलेंट, स्टेम सेल को लेकर के है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम, टेलीकॉम की नेक्स्ट जनरेशन क्या होना। ये जो 6 चीज़ें हैं ये ICT को लेकर के हैं। तो ICT क्या है, बेसिकली ICT है हमारा ये यहाँ पे हमने बताया था, हाँ, ये है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। तो इनिशिएटिव लिख लीजिए यहाँ पे, इनिशिएटिव क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो बात होती है, इन द इवन ऑफ द डायलॉग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल सेड, उन्होंने कहा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कि बिग नीड वाज टू कन्वर्ट इंटेंशंस एंड आइडियाज़ इनटू डिलीवरेबल्स, कि ये हमारी ज़रूरत है कि अभी हमको जो आइडियाज़ हैं और जो हमारी जो इंटेंशंस हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, वो जो है डिलीवर होने चाहिए, वो जो है इम्प्लीमेंट की तरफ जाने चाहिए, उनका जो है दिस इज़ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। दिस इज़ वेयर देर आर यूजुअली बीन अ स्लिप, और यहाँ पे कहीं ना कहीं स्लिप हो रहा है। तो सिंस 1950 के दशक के दौरान जो है, अच्छा 1950 में से US हैज़ प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन इंडिया डेवलपमेंट, भारत के विकास में US जो है बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। एफर्ट्स एंड क्वेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी कैपेसिबिलिटी के लिए मेजर ड्राइवर्स ऑफ द प्रोसेस आल्सो विद कोल्ड वार को लेकर के भी इसमें जो है बात करी गई है कि किस तरीके से US में जो है परसुएडेड द US टू प्रोवाइड स्लीपिंग असिस्टेंस इन द रेंज ऑफ एरिया। तो कोल्ड वार के समय में भी इंडिया से जो है मदद ली थी। और फिर वाइल द सोवियत यूनियन इमर्ज एज अ मेजर प्लेयर ऑफ द एरियाज़, अब ये सोवियत यूनियन भी जो है वो मेजर प्लेयर उभर के आया है। किस किस में, स्टील में, हैवी इलेक्ट्रिकल्स में, पेट्रोलियम और माइनिंग में। और US जो है फोकस कर रहा है मॉडर्नाइजेशन इंजीनियरिंग में और मैनेजमेंट एजुकेशन में, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में US आगे आया है, एग्रीकल्चर में US आगे आया है। तो ये चीज़ें जो है 1950 के दशक से जो चेंजेस हुई हैं उसको बताया गया है। फिर एमंग द मोर कॉन्सिक्वेंशियल एरिया ऑफ कॉपरेशन वाज इन न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के जो कॉपरेशन हुआ है इंडिया और US के बीच में। US हेल्प बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट रिएक्टर, भारत का जो पहला रिएक्टर था अप्सरा, ठीक है, तो उसको जो है बिल्ड करने के लिए US ने मदद दी थी, ठीक है। एन इंटायर जनरेशन ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं, इंडिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, वो US के द्वारा ट्रेंड किए गए हैं, नासा के द्वारा भी।
बेसिकली वर ट्रेंड इन द यूएस में ट्रेंड किए गए, इंक्लूडिंग सम ऑफ वो सबसे हेल्प इन मेकिंग न्यूक्लियर वीपन्स। तो जो भी न्यूक्लियर वीपन्स बने हैं उसमें भी यूएस की हमारी जो है साझेदारी है कि उसमें भी जो यूएस ने हमको जो है मदद प्रोवाइड करी है। बट दिस कॉपरेशन वाज एब्रप्टली इंडेड, और ये जो कॉपरेशन है वो धीरे धीरे जो है एब्रप्टली समाप्त हो गया है आफ्टर इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में हुआ था पोखरण, ठीक है। तो बुद्धा मुस्कुराया जो है उसको जो है स्लोगन दिया गया था, तो ये याद रखिएगा। पोखरण बेसिकली जो है हमारा राजस्थान में है। तो द सेम कुड बी सेड थ्रो इन अ समवाट डिफरेंट मैनर इंडिया स्पेस प्रोग्राम। अब इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में भी जो है डेवलपमेंट जो हुआ है उसमें भी यूएस की भागीदारी है, ठीक है। बेसिकली द मैसिव एड प्रोवाइडेड बाय द यूएस टू मॉडर्नाइज इंडियन एजुकेशन। तो जो मैसिव एड जो दिया गया है, जो ज़्यादातर जो मदद दी गई है उसमें जो है यूएस के द्वारा जो है टू मॉडर्नाइज इंडियन एजुकेशन, इंडिया के एजुकेशन को मॉडर्न बनाने के लिए इंजीनियरिंग को, मैनेजमेंट को बेसिकली स्पेशली बोला गया है। शुड हैव लेड टू द ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिससे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो सके। बट द इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट इन द 1960 दैट इंडिया एंडेड अप विद अ सिस्टम वेयर IIT IIM ग्रेजुएट्स एंडेड अप बेनिफिटिंग द यूएस इकोनॉमी। अब उसमें बोला गया कि इसमें इन्होंने लेख में बोला है कि किस तरीके से इंडियन के जो IITians हैं और IIM से जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो किस तरह से यूएस की तरफ मूव कर जाते हैं, यूएस इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं और इंडिया से बाहर जाकर के यूएस जाकर के अपना डेवलपमेंट करते हैं। तो उसको बताया गया है द वन एरिया इन विच इंडिया डिड गेट लास्टिंग एंड इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स फॉर वाज एग्रीकल्चर। तो पहला जो इंडिविजुअल एरिया है जिसमें इंडिया ने जो है डेवलपमेंट किया है, इंडिया डिड गेट लास्टिंग एंड इम्पोर्टेंट बेनिफिट जो मिला है वो एग्रीकल्चर ही है। वेयर अमेरिका की साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प ट्रिगर एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड एंड एरा। द फूड स्टोरेज को लेकर या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया है, जो अमेरिका की साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसने हेल्प किया है। अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है बेसिकली MS स्वामीनाथन, मैंने बताया था कल एक आर्टिकल आया था कल के डेट में भी, तो MS स्वामीनाथन ने भारत में जो है 1966-67 में जो है हरित क्रांति जो है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इम्प्लीमेंट किया था इंडिया में, पंजाब में और हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, नॉर्दर्न रीजन्स में। बेसिकली गेहूं की पैदावार को बढ़ाने के लिए या हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को जो बीज जो थे संकर बीज को प्रयोग करने के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है किस तरीके से सिंचाई को इम्प्रूव किया जाए, किस तरीके से जो टेक्नोलॉजीज़ को है इम्प्रूव किया जाए, मशीनीकरण कैसे लाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैदावार हो, उत्पादकता बढ़े, कम हेक्टेयर में ज़्यादा पैदावार हो उपज की। तो ये सब चीज़ को लेकर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो आया था और विश्व में जो है लाने वाले इसके जो जनककर्ता थे वो नॉर्मन बोरलॉग थे, मैंने बताया था कल भी आपको। अब उसके बाद में फूड स्टोरेज को लेकर के ये बात आई। उसके बाद में ये बेसिकली पूरा हिस्ट्री को लेकर के ये है कि यूएस और इंडिया के क्या रिलेशन रहे हैं, ठीक है, उसको लेकर के ये पूरा आर्टिकल है। फिर बांग्लादेश वार जो 1971 में हुआ, मुजीबुर रहमान की जो बात थी, और 74 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, लेड टू अ 3 डिकेड estrangement and draconian American technology denial regime whose primary target was India। अब ये जो इंडिया की तरफ से जो है ये चेंजेस होने लगे और अमेरिका की तरफ से, तो प्राइम टारगेट जो था उसमें इंडिया लिया गया, ऑल द नेम ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन। तो जो सभी जो था वो अप्रसार, परमाणु की जो अप्रसार नीति थी, NPT थी, उसको लेकर के जो किया गया, ठीक है। प्राइम टारगेट जो था इंडिया का वाज इंडिया ही था। तो देयर वाज अ ब्रीफ रेस्पाइट व्हेन फॉलोइंग सोवियत इन्वेजन। अब ये सोवियत का इन्वेजन अफगानिस्तान में हुआ, गांधी और रीगन का साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लेड टू द 1984 इंडिया US MOU साइन हुआ था सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, कमोडिटी इन्फॉर्मेशंस को लेकर। तो दीज आर द बेसिकली द ओल्ड में जो भी होता आया है इंडिया का US के साथ रिलेशन, उसको लेकर के ये जो है पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया है। इसमें ICET को आपको ध्यान में रखना है कि ICET जो बेसिकली है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, किस तरीके से उसको टेक्नोलॉजीज़ को है जो है कैसे इनिशिएटिव लिया जाए, कैसे जो है टेक्नोलॉजीज़ को आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर के है। तो 1974 का न्यूक्लियर टेस्ट को भी इसमें कंसीडर किया गया है इस आर्टिकल में।
बांग्लादेश वार भी लिया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जहाँ जहाँ पर यूएस ने हमारी मदद की है उन सब चीज़ को लेकर किया गया। और फिर बाद में जो एनपीटी आई, ठीक है, उसको लेकर जो है यूएस ने किस तरीके से इंडिया को जो है टारगेट बनाया। उसके बाद में गांधी रीगन जो 84 में इंडिया यूएस का एमओयू हुआ था, सेमो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी कम्युनिटी एंड इन्फॉर्मेशंस। उसके बाद 87 में यूएस एग्री टू असिस्ट इंडियाज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। और 1987 में जो है यूएस जो है हमारा एग्री हुआ था कि किस तरीके से जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है एलसीए जो है तेजस जो है बनाएगा इंडिया। तो उस प्रोग्राम के लिए G404 इंजन जो है इंडिया को प्रोवाइड किया था यूएस ने। हाउएवर ब्रॉडर कॉपरेशन स्टाल्ड एंड बिकॉज द यूएस वाज अनविलिंगली टू लेट गो टू ऑफ इट्स नॉन प्रोलिफरेशन। अब इसका जो एजेंडा जो था वो वही अप्रसार, परमाणु अप्रसार संधि जो था, है ना, ठीक है। तो उसमें नॉन प्रोलिफरेशन जो था अप्रसार को लेकर। तो उसके बाद सोवियत कोलैप्स हो जाता है। यूएस पुश्ड द अनकंडीशनल एक्सटेंशन ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड बिगिन द आर्म ट्विस्ट कंट्रीज टू साइन द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। अब ये CTBT आया था, उसके बाद में उसको साइन करने के लिए यूएस ने किस तरह से इंडिया को थोपा वो चीज़। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर जो है इंडिया ने रियलाइज़ किया दैट देयर वाज नो ऑप्शन, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है बट टू कम आउट एज अ डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वीपन्स पावर। तो न्यूक्लियर वीपन्स जो है उसको पावर में लेने के लिए कि किस तरीके से हमको न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करना, किस तरीके से हमको न्यूक्लियर वेपन्स को इंक्रीज़ करना है। तो ये इंडिया का जो है टारगेट हो गया था, ठीक है। इंडिया ने ऐसा रियलाइज़ किया कि हमको भी न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाना चाहिए। देयर वाज अनदर राउंड ऑफ द सैंक्शन 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, सेकंड टेस्ट हुआ था, ठीक है। बट बाय दिस टाइम यूएस हैड बिगन टू गेट द मेजर ऑफ द चैलेंज एज फेसिंग फ्रॉम चाइना। अब ये जो हुआ था तो उसमें जो है चाइना को जो फेस करना था 1998 में यूएस को। इट नाउ डिसाइडेड टू प्ले इंडिया कार्ड। तो उसने जो है इंडिया कार्ड प्ले करने की बात आई। बट टू डू दिस देयर वाज नीड टू स्प्लिट आउट द न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन पिल स्टक वर जॉइंट थ्रोट्स, ठीक है। दिस इज़ वाट वाज डन विद द इंडियन यूएस डील ऑफ 2008। ये जो था कि 2008 तक इंडिया और यूएस के बीच में जो न्यूक्लियर डील हुई वो क्या क्या हुआ था वो था। तो विच इज़ द बेसिस फॉर अवर करेंट एंगेजमेंट विद द यूएस। जो हमारा जो बेसिस है, जो हमारा पुराना सिनेरियो है, उसके हिसाब से जो करंट एंगेजमेंट हो रहा है यूएस के साथ में वो बताया गया है। इंडिया ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी टू द यूएस, सिंस देन देयर वाज नॉट बीन सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन एक्चुअल डिलीवरेबल्स। अब ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को उसमें जो कुछ है मेजर चेंज नहीं आया है। एंड को प्रोडक्शन को लेकर की जो है दोनों मिलकर के काम करें यूएस और इंडिया। टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव हैज़ लिटिल टू शो दैट, बहुत ही रेयर है जो टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव लिए गए हैं। इंडिया हैज़ स्टेडली एडवांस्ड इन स्टेटस एज अ फ्रेंड ऑफ द यूएस। तो फिर भी जो है इंडिया जो है उभर कर आया है यूएस के फ्रेंड की तरह। एंड हैज़ परचेज्ड यूएस वीपन। तो इंडिया ने यूएस वीपन भी परचेज किए हैं। सिस्टम वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर के जो वीपन्स हैं यूएस के उनको परचेज किया है। इट इज़ नाउ डीम्ड टू द मेजर डिफेंस पार्टनर है यूएस जो है हमारा इंडिया का। नाउ नॉट द मेजर नॉन नाटो एलाई हम हैं और ए मच मोर यूजफुल डेजिग्नेशन दैट पाकिस्तान स्टिल रिटेन्स, ठीक है। तो कोर्स has not been problem free. Witness the pressure India faced under काटसा एंड ऑन अकाउंट ऑफ इट्स ऑयल ट्रेड विद रशिया। तो ये जो है किस तरीके से इंडिया जो है प्रेशर में रहता है कि जो ऑयल ट्रेड है रशिया का वो किस तरीके से जो है इंक्रीज़ किया जाए उसको लेकर के। ICET वाज सेटअप ए रेंज ऑफ एम्बिशियस गोल इन द मीन्स ऑफ ग्रेट डील ऑफ इंडिया। अब ये ICET को लेकर के जो है वो ग्रेट डील कहा जा रहा है इंडिया के लिए। सम ऑफ देम आर इंस्पिरेशनल, अदर्स पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। अ फीव आर ओवर द टॉप सच एज द बिलीव दैट द US विल हेल्प इंडिया टू डेवलप एडवांस जेट इंजन। ये कहा जा रहा है, ये विश्वास किया जा रहा है कि US जो है हेल्प करेगा, मदद करेगा इंडिया की एक एडवांस जेट इंजन्स बनाने में। अ पॉसिबल लाइसेंस मैन्युफैक्चर GE404-414 इंजन जो है उसको लेकर जो LCA का है, मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का है। दिस इज़ नॉट न्यू, ये नया नहीं है, बट कटिंग एज जेट इंजन्स आर द क्राउन जेवल्स
will be taken. Crown jewels of the US, which is a country will not part with. The similar approach will be taken in other areas where the US jealousy guards टेक्नोलॉजिकल पावर्स. अब ये यहाँ पे यूएस का जो है किस तरीके से यूएस जो है मेजर ग्लोबल पावर स्टेटस अपना दिखा रहा है उसको लेकर भी है. आफ्टर प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट जो है प्रेजेंट करने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने इंटरव्यू में कहा कि दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये हमारे लिए स्वर्ण उपलब्धि है फॉर इंडिया के लिए कि वी शुड रियली नॉट मिस द बस एट दिस टाइम. हम लोग जो है बस को मिस नहीं कर रहे हैं इस बार. द रिमार्क इज़ ट्रू ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन बस दैट द ICT कुड बी. तो ये रिमार्क जो है ये ट्रू हो सके कि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के इंडिया का. तो बेसिकली ये जो इनिशिएटिव और क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के यूएस और इंडिया ने किस तरीके से ये इनिशिएटिव लिया है, तो उसको लेकर के ये पूरा जो है मनोज जोशी जी ने जो ये पूरी आर्टिकल लिखा है कि किस तरीके से ICT के अंदर में जो 2 साइड्स है 6 फोकस एरिया हैं उसको बताया है. और उसके बाद में पुराना जितना भी यूएस और इंडिया का ऐतिहासिक विवरण था कि क्या क्या रिलेशंस में इंडिया जो है यूएस जो है इंडिया के काम आया है, कहाँ कहाँ पर काम आया हुआ. अभी LCA के जो जेट इंजन हैं उसको बनाने उसको जो है इंपोर्ट कर रहा है इंडिया वहाँ से. अब ये जो 2008 में तक ये जो क्या क्या हुआ उसके बारे में बताया. उसके बाद में इस समय जो है क्या क्या गोल हैं जो भी जो एडवांस जेट इंजन्स को लेकर बताया. पॉसिबल लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग GA404 इंजन जो है या G414 इंजन जो है LCA में लगता है इट इज़, तो उसको भी बताया. तो ये जेट इंजन्स क्राउन ज्वेल्स द US द कंट्री विल नॉट पार्ट विथ. अच्छा, अब जो है सिमिलर अप्रोच जो है विल बी टेकन इन अदर एरिया. तो अदर एरिया में भी सिमिलर अप्रोच जो है दिखानी होगी. आफ्टर प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट जब प्रेजेंट किया निर्मला सीतारमण जी ने जो फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो उसमें भी जो है इसकी बात कही. खैर, अब जो है नेक्स्ट हम आते हैं. तो ये न्यू चैप्टर जो है डिफेंस और टेक्नोलॉजी का ये US के साथ हमारा जुड़ रहा है, उसको लेकर के ICT को लेकर के ये बात कही गई. अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया शिफ्ट फ्रॉम चेक्स टू क्रेडिट ट्रांसफ़र हार्वेस्ट. अब ये जो इंडिया जो है चेक से क्रेडिट ट्रांसफ़र की तरह चेंज हो रहा है, मतलब कहने का मतलब है डिजिटल इकोनॉमी की तरफ. तो ये डिजिटल इकोनॉमी को बेसिकली ये सिंगापुर के साथ जो डील हुई है, जो UPI को जो है सिंगापुर ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है. पे नाउ वाज लॉन्च्ड, सिंगापुर का पे नाउ लॉन्च किया गया है, तो उसको लेकर के है. UPI इज़ अ पॉपुलर मोबाइल पेमेंट सर्विस है क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर इन इंडिया वाइल पे नाउ इज़ अ सिंगापुरियन इक्विवेलेंट. पे नाउ जो है वो सिंगापुर का जो है और UPI जो है इंडिया का है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है. तो लिंकिंग अब उसको लेकर के विद द लिंकेजेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र बिटवीन 2 कंट्रीज हैव बिकम फास्टर एंड चीपर. ये जो भारत और सिंगापुर के बीच में जो 2 कंट्री के बीच में जो ये परिवर्तन होगा ये फास्टर होगा और चीपर होगा, ठीक है. ट्रांसफ़र जो भी होगा, जो भी इकॉनमी डेवलपमेंट करेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होगा वो फास्टर होगा और चीपर होगा. तो लिंकेज रिमार्क सिग्निफिकेंट इंडिया डिजिटल ट्रांजैक्शन जर्नी. तो उसमें COVID-19 जब आया था तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट टोटल वैल्यू ऑफ कैशलेस पेमेंट वाज अराउंड $3 ट्रिलियन का कैशलेस पेमेंट हुआ था 2012 में. फिर ये उसके बाद में $6 ट्रिलियन का हुआ 2019 में. उसके बाद $7 ट्रिलियन का हुआ 2021 में. ये चार्ट 1 में ये दिखाया गया है, ठीक है. तो ये चार्ट 1 है हमारा, हाउ द कैशलेस पेमेंट इंक्रीज्ड इन इंडिया. तो इट इज़ शोन इन दिस डायग्राम. ये हमारा चार्ट है, इसमें ये दिखाया गया है, पाई चार्ट है. और उसके बाद में कैशलेस पेमेंट एज द परसेंटेज ऑफ GDP 135% के हिसाब से जो कैशलेस पेमेंट्स 2012 में बढ़ा, उसके बाद 193% बढ़ा 2019 में, उसके बाद 209% बढ़ा 2021 में. तो ये कैशलेस पेमेंट बढ़ा, ठीक है. इंडिया इज़ नॉट एलोन इन द प्रोग्रेस. इंडिया अकेला नहीं है इस क्षेत्र में हैं. तो रिसेंट ब्रीफ जो पब्लिश हुआ है BIS के माध्यम से, तो कैशलेस पेमेंट जो है
शार्पली बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है 34% इन 2021 में अक्रॉस द इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में, जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, तो इंक्रीज बाई 15% उनके यहाँ भी बढ़ा है ओवरऑल इंडिया के अलावा। ठीक है, सच ट्रांजैक्शन इंक्रीज बाई 15%। ठीक है, डिजिटल क्रेडिट्स ट्रांसफ़र बढ़ा है, यूपीआई, आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस। ठीक है, तो ये सब को लेकर के ये डिजिटल क्रेडिट ट्रांसफ़र है। मेजर रीज़न फॉर द सर्ज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया, ये रीज़न रहा है कि ये कारण रहा है कि जिसके कारण जो है इंडिया का जो है ये ओवरऑल जो डिजिटल पेमेंट है वो बढ़ा है। तो चार्ट 2 में ये दिखाया गया है बेसिकली, चार्ट 2 में कि किस तरीके से चेक्स जो है नीचे जा रहा है, और देखिए रेड कलर से, उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ई मनी जो है नीचे ही है, और क्रेडिट ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा हुआ है, ये देखिए ब्लू कलर से। ठीक है, तो दिस क्रेडिट ट्रांसफ़र थ्रू द यूपीआई और थ्रू द डिजिटल बेस्ड, मतलब ये जो ट्रांसफ़र है ये आरटीजीएस के माध्यम से ही हुआ है, एनईएफटी के माध्यम से, एनईएफटी के माध्यम से हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, तो एंड नेफ्ट का फुल फॉर्म। तो उसके बाद में जो है ये चेक्स आर फेमस फॉर्म ऑफ द कैशलेस पेमेंट इन इंडिया। चेक्स जो थी वो कैशलेस पेमेंट की थी, फेमस फॉर्म है इंडिया में, आर ऑन देयर वे आउट ऑफ द कंट्री। अब ये जो है धीरे धीरे इनका चलन बंद हो रहा है। द सब्सटीट्यूशन ऑफ चेक्स विद क्रेडिट ट्रांसफ़र वाज फेल्ट अक्रॉस द कंट्री, देखा जा रहा है किस तरीके से चेक्स का जो चलन है वो बंद हो रहा है। थ्रो द ड्रॉप इन इंडिया वाज द शार्पेस्ट। ठीक है, द चार्ट सो, अब चार्ट 3 जो है इसमें बताया गया है कि किस तरीके, देखिए अर्जेंटीना नीचे है, जापान, फ्रांस, मैक्सिको ये सभी नीचे है। इंडिया जो है देखिए किस तरीके से इंडिया में जो है चेक्स जो है नीचे जा रही हैं, सभी में परिवर्तन हो रहा है, बट इंडिया में ये ड्रास्टिक परिवर्तन हो रहा है, ऐसा दिखाया गया है। ठीक है, द चार्ट शोज दैट शेयर्स ऑफ चेक्स इन कैशलेस पेमेंट्स अक्रॉस 14 कंट्रीज ओवर टाइम। तो 14 कंट्रीज़ का ये टाइम के बेस पर ये दिखाया गया है, 2012 से लेकर 2021 के बीच में किस तरीके से जो है ये हमारा कैशलेस और ये डिजिटल इकोनॉमी इंक्रीज़ किया है, और किस तरीके से जो चेक्स है वो कैशलेस पेमेंट्स जो है वो इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, शेयर ऑफ चेक कैसे घटा है। इंडिया ड्रास्टिक ड्रॉप इन द शेयर ऑफ द चेक्स इन कैशलेस पेमेंट, 73% जो था हमारा 2012 में था, और 13% ही रह गया 2021 में चेक्स के द्वारा। ठीक है, जो कैशलेस पेमेंट था, तो चेक ही केवल माध्यम था पहले, जो कि अब डिफरेंट आरटीजीएस, नेफ्ट और यूपीआई भी है। तो ये बताया गया है। फॉर इंस्टेंस सिंगापुर को लेकर के, इन सिंगापुर इन द सेम पीरियड, सिंगापुर में भी जो है द शेयर रिड्यूस हुआ है, 62% से 32% पर आ गया है चेक का जो चलन है। तो इन अदर नेशन सच एस कनाडा, यूएस, डिक्लाइन वाज लेस शार्प कंपेयर टू इंडिया। तो डिक्लाइन जो हुआ है, जो यूएस में या कनाडा में जो भी जो ग्राफ जो है वो घटा है, यूज़ ऑफ चेक्स जो रिड्यूस हुआ है कैशलेस में, तो वो उसके कंपेयर में इंडिया का जो है वो बहुत ज़्यादा है डिक्लाइन। ठीक है, शार्प है कंपेयर टू इंडिया, डिक्लाइन वाज लेस शार्प है इंडिया के कंपेयर में यूएस का। तो दिस शोज दैट इंडियाज ट्रांजिशन टू क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम चेक्स एज प्रेफर टू मोड ऑफ कैशलेस पेमेंट वाज क्विकर देन एन अदर कंट्रीज। तो जिस तरीके से जो चेक्स के कंपेरेटिव में अदर मोड जो हैं कैशलेस ट्रांसफ़र में इंक्रीज़ हुए इंडिया में, उस ड्रास्टिक चेंज हुआ है, उतना ड्रास्टिक चेंज जो है अदर कंट्रीज़ में नहीं हुआ है। ठीक है, फिर चार्ट 4 जो है ये हमारा शो करता है ये यूएस, कनाडा, सिंगापुर, इंडिया। तो क्रेडिट ट्रांसफ़र कितना हुआ है, तो देखिए इंडिया में क्रेडिट ट्रांसफ़र जो है सबसे ज़्यादा जापान में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, कोरिया में हुआ है, फिर इंडिया है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर इस तरीके से ये जो है ये क्रेडिट ट्रांसफ़र हुआ है। चेक से भी देखा गया है कि चेक से कितना है और अदर कितना है, तो वो चार्ट 4 में दिखाया गया है। तो इट शोज द चेक्स एंड क्रेडिट ट्रांसफ़र आर शेयर इन द कैशलेस पेमेंट्स आर सेलेक्ट कंट्री इन 2021। इंडिया चेक क्रेडिट ट्रांसफ़र रेशियो कैशलेस पेमेंट वाज अराउंड, इंडिया का जो चेक था वो 15:80, 15:80 आ गया है, ये जो रेशियो है, यानी कि चेक का जो है वो कम यूज़ हो रहा है कंपेरेटिव टू नेफ्ट और आरटीजीएस और अदर मोड ऑफ ऑपरेशंस जो है ट्रांसफ़र के इन 2021, वाइल दैट द यूएस वाज 28.48 एंड दैट ऑफ द सिंगापुर वाज 32.50। अब ये 28.48 ये यूएस का है
कि और 32 to 52 ये हमारा सिंगापुर का है। हाउएवर कंट्रीज सच एज इटली हुई, जापान हुई, फ्रांस हुई, मैक्सिको हुई और साउथ अफ्रीका हुआ ऑलरेडी हैड अ वेरी हाई शेयर ऑफ द क्रेडिट ट्रांसफर इन देयर कैशलेस पेमेंट। वो जो फ्रांस, जापान और इन कंट्रीज़ को दिखाया गया है इसमें चार्ट में, इन चार्ट 5 shows द शेयर ऑफ क्रेडिट, डेबिट एंड ई मनी पेमेंट्स और परसेंटेज ऑफ कैशलेस पेमेंट। अब ये ई मनी में जैसे क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है या फिर डिलेड डेबिट है, ई मनी है, तो इसके हिसाब से अभी देखेंगे आप तो चार्ट 5 में ये दिखाया गया है कि कैशलेस पेमेंट में क्रेडिट कार्ड का चलन जो है बड़ा है डेबिट कार्ड की अपेक्षा। तो द शेयर ऑफ ई मनी हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली थ्रू द यूसेज ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट्स कार्ड कंटिन्यू टू डोमिनेट नोटेबली वाइल द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स हैव ग्रोन इन इंडिया। पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स भी बढ़ा है। द ग्रोन इज स्टिल लो कंपेयर टू अदर बिग कंट्रीज़। लेकिन जो जिस तरीके से POS टर्मिनल्स बढ़ा है, पॉइंट ऑफ सेल, वो ब्राज़ील में है जैसे ज़्यादा है, रशिया में ज़्यादा है, चाइना में ज़्यादा है, तो उसके कंपेयर में इंडिया का जो है वो कम बढ़ा है अदर ब्रिक्स कंट्रीज़ के कंपेयर में। तो द चार्ट शोज POS टर्मिनल्स फॉर inhabitant in BRICS countries over time. India's number is lowest among the 5. Brazil's figure they have increased significantly in the past few years. Past few year में ब्राज़ील का जो है POS पॉइंट ऑफ सेल बहुत ज़्यादा बढ़ा है और ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे जो लोएस्ट लेवल पर जो बढ़ने का जो दर है वो इंडिया की कम रही है। तो इस पूरे आर्टिकल्स में इंडिया शिफ्ट फ्रॉम चेक टू क्रेडिट ट्रांसफ़र शार्पेस्ट अमंग पीर्स को लेकर के ये कैशलेस पेमेंट जो है कैसे इंक्रीज़ हुआ है इसको लेकर के ये आर्टिकल था। अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में है हमारा ऑस्ट्रेलिया टू होस्ट इस फर्स्ट मालाबार नेवल ड्रिल इन अगस्त। तो ऑस्ट्रेलिया जो है मालाबार एक्सरसाइज करने जा रहा है अगस्त में इंडिया के साथ में। तो ये याद रखिएगा कि जो नेवल एक्सरसाइज है ऑस्ट्रेलिया, जापान, US, इंडिया, ये फर्स्ट टाइम दिस ईयर जो है 4 कंट्री जो हैं ऑस्ट्रेलिया, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US और इंडिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर, ये जापान, फिर US एंड इंडिया। दीज आर द 4 कंट्रीज विच आर इनकॉर्पोरेटिंग इन द मालाबार मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, पहली बार। द हाई टेम्पो ऑफ द बायलैटरल एंगेजमेंट बिटवीन द 2 कंट्रीज विल कंटिन्यू विद ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज ने ये जो है ये 2 कंट्रीज़ के बीच में जो बायलैटरल एंगेजमेंट हुआ है एक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसको एल्बनीज ने और पेनी वोंग जो हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं शेड्यूल टू विज़िट इंडिया, उनका इंडिया का शेड्यूल है विज़िट करने का इंडिया में मार्च में। ठीक है, तो ये इंडिया में आ सकते हैं। तो ड्यूरिंग विच द ऑफिशियल सेट सम मेजर डिफेंस इनिशिएटिव कुड बी अनाउंस। तो उसमें जो है डिफेंस के इनिशिएटिव्स कुछ अनाउंस हो सकते हैं, डिफेंस को लेकर के कुछ डील बायलैटरल डील हो सकती है। तो मालाबार जो 2023 है ये एक्सरसाइज है, इस शेड्यूल टू हेल्ड इन अगस्त में ये होगी। ये ऑस्ट्रेलिया के साथ में ऑस्ट्रेलिया जो है होस्ट करेगा इसको, इस एडिशन को, इस बार के मालाबार 2023 को, जिसमें 4 कंट्रीज़ भाग लेंगी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US। और वो जो होगा कहाँ पे, द एक्सरसाइज लाइकली टू बी हेल्ड इन पर्थ। तो ये पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में ये एक्सरसाइज होगी और ये कौन सी एक्सरसाइज होगी, नेवल एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब उसके बाद में हाउएवर द फाइनल डिसीजन इज येट टू बी टेकन एट द मॉडलिटीज़ आर स्टिल बीइंग फाइनलाइज्ड। तो फाइनल डिसीजन अभी टेकिंग करने में, मतलब लेने में अभी कुछ समय बकाया है। मिस वोंग इज शेड्यूल टू अटेंड। मिस वोंग जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एंथोनी एल्बनीज के साथ आएगी। G20 की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी उसमें जो है मिस वोंग जो है वो अटेंड करेंगी, पेनी वोंग, और ये जो है मार्च 1-2 में होगी। एंड एल्बनीज जो है वो 8 मार्च को इंडिया में विज़िट करेंगे, बायलैटरल विज़िट, यानी जो बायलैटरल ट्रीटी कुछ हो सकती है जिसमें डिफेंस को लेकर के, इकोनॉमिक को लेकर के और भी कॉमर्स को लेकर के जो भी कॉपरेशन जो दोनों देशों के बीच में संधियां हो सकती हैं।
द विजिट्स कम्स मंथ आफ्टर इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट कैम इन टू फोर्स। तो ये जो ट्रेड एग्रीमेंट जो होगा, व्यापार संधि, और ये जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है वो हो सकता है। द विजिट्स कम्स मंथ आफ्टर इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट कैम इन टू फोर्स। द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स आर शेड्यूल्ड टू होल्ड अ मीटिंग। अब ये क्वाड फॉरेन मिनिस्टर जो हैं कौन हैं? ये क्वाड फॉरेन मिनिस्टर यही क्वाड हैं जो 4 देश के नाम लिए थे हमने, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। तो इनको क्वाड कंट्रीज़ कहा जाता है, याद रखिएगा, इंडिया, जापान, यूएस और चौथा कौन सा था हमारा? ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स आर शेड्यूल्ड टू होल्ड अ मीटिंग ऑफ डे आफ्टर द G20 मीटिंग के बाद ये क्वाड जो हैं कंट्रीज़ जो हैं वो हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया इज शेड्यूल्ड टू होस्ट, ऑस्ट्रेलिया ही जो है उसको क्वाड समिट को जो है होल्ड करेगा इसी ईयर के एंड में, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये फर्स्ट मालाबार नेवल ड्रिल था, तो होने जा रहा है ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? पर्थ में होने जा रहा है, ठीक है। कब होने जा रहा है? ये हमारा अगस्त में शेड्यूल्ड है, मालाबार 2023, ठीक। और 4 कंट्रीज़ हैं, नेवल एक्सरसाइज, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, और इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, और ये जो चारों को जो है क्वाड कंट्रीज़ बोला जाता है। अच्छा, मिस वोंग जो हैं G20 की जो मीटिंग होगी फॉरेन मिनिस्ट्री की, उसमें 1-2 मार्च को अटेंड करेंगी। ये मीटिंग इंडिया में ही होने जा रही है, G20 की मीटिंग इस बार की। और एल्बनीज़ जो हैं वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो 8 मार्च को जो है आएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक कॉपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट जो भी कम इन टू फोर्स जो भी होगा वो हो सकता है इन दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रीटी। तो ये हमने अभी पढ़ा। उसके बाद में आते हैं, ये नेक्स्ट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो है UNGA रिजोल्यूशन को लेकर के है कि रशियन वार को लेकर के यूनाइटेड नेशंस का जो UNGA है, जनरल असेंबली है। तो ये जो बेसिकली ये रशियन वार को लेकर रिजोल्यूशन जो फ्रांस जो है जो चाहता है कि न्यू दिल्ली जो है उसके पक्ष में जो है जहाँ पे वो वोट करे वहीं पर वो वोट करे, तो कन्विंस कर रहा है इंडिया को पोजीशन ऑन रशिया वार इन यूक्रेन ईयर कि किस तरीके से जो यूक्रेन की तरफ जो है वो मूव करे इंडिया। तो फ्रांस इन दिस टास्क टू कन्विंस इंडिया टू शिफ्ट इट्स पोजीशन ऑन रशिया वार in Ukraine a year into a conflict, urging the Narendra Modi-led government to vote the United Nations General Assembly resolution due to table this week। अब ये जो इस वीक में जो है ये जनरल असेंबली में ये जो वोटिंग होने जा रही है, इसको जो है फ्रांस ने कहा है इंडिया को जो वोट करे तो विल कॉल फॉर अ सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज अकॉर्डिंग टू डिप्लोमेटिक सोर्सेज। दस इन न्यू दिल्ली हैज़ रिफ्यूज़ टू वोट फॉर द एनी रिजोल्यूशन। अब नई दिल्ली यानी कि ये हमारे PM साहब ने जो है हमारे मना कर दिया है कि हम किसी भी पक्ष में वोट नहीं देंगे, बट फ्रांस वांट्स टू वोट बाय द इंडिया। तो ये जो रशियन वार हो रहा है इंडिया यूक्रेन के ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार हो रहा है, इसमें इंडिया ने अपना किसी को वोट ना देने का जो निर्णय लिया था उसको लेकर के फ्रांस जो है उसको समझा रहा है इंडिया को कि नहीं, वी हैव टू वोट। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या इस आर्टिकल्स में आता है कि रिजोल्यूशन दैट द क्रिटिकल ऑफ द वार आइदर एट द UNGA एट द UN सिक्योरिटी काउंसिल व्हेन इंडिया वाज अ मेंबर लास्ट ईयर। तो उसको लेकर के कि इंडिया जब लास्ट ईयर में मेंबर था तो वो UNGA और द US सिक्योरिटी काउंसिल को जो है रिफ्यूज़ किया था, वोट देने के लिए मना किया था, तो नहीं दिया था। एट द इमर्जिंग सेशन बिगिनिंग इन वेडनेसडे को ये सेशन बिगिन होगा। ऑल आइज विल बी हाउ किस तरीके से जो 193 कंट्री हैं UNGA में वोट करती हैं इस रिजोल्यूशन को लेकर। कॉल फॉर टास्क टू हेल्ड बिटवीन द जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टाक हो रही है उसके बाद में लास्टिंग पीस को लेकर के कि इन दोनों देशों के बीच में शांति हो सके। रशिया एंड यूक्रेन UNGA वोट ऑन रिजोल्यूशन ऑफ द कॉल्स टू टाक, और ये जो है 193 कंट्रीज़ जो हैं ये कर रही हैं। तो लास्टिंग पीस इन अक्टूबर 2022 में 143 UNGA मेंबर ने वोट किया था, जिसने रशिया का जो एनेक्सेशन था यूक्रेन पर, तो रशिया का जो यूक्रेन वो जो है आधिपत्य जमा रहा था जो रशिया यूक्रेन की टेरिटरी पर, तो उसको लेकर के सभी 143 कंट्रीज़ ने जो है UNGA मेंबर्स ने कंडेम किया था इसको, रशिया के इस निर्णय को जो है गलत ठहराया था। गिव 5 कंट्रीज़ जो है रशिया जो है वोटेड अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। तो 5 कंट्री में जो है इंक्लूडिंग रशिया ने
अगेंस्ट में जो है वोट किया था। इंडिया वाज एमंग द 35 दैट एब्सटेंट फॉर द वोट। इंडिया जो था वो 35 कंट्रीज़ में था जिसने वोट नहीं दिया था, वोट किया ही नहीं था, ना पक्ष में ना विपक्ष में। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि इंडिया इज़ नॉट वेरी लाइकली टू ज्वाइन वन साइड और अनदर। इंडिया जो है ज्वाइन नहीं करना चाहता, ना तो रशिया के पक्ष में वोट देना चाहता है, ना तो यूक्रेन के पक्ष में वोट देना था। इट ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ बैलेंस, ठीक है। द सोर्स सेड, तो द हिंदू को क्वेश्चन रेस्पॉन्स दिया है कि हिंदू से बात करने पर कि नहीं, ऐसा नहीं है, इंडिया डोंट वांट टू ओपन देयर वोट, तो इंडिया डोंट वांट टू वोट टू रशिया और द यूक्रेन। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया को किसी एक कंट्री को वोट दे। तो इस पर जो है इंडिया पहले भी जो है 35 कंट्रीज़ के पक्ष में जो है जिस तरीके से अन्य 34 कंट्रीज़ ने वोट नहीं दिया था, तो एब्सटेन किया था वोट से, तो उस तरीके से फिर से कर सकता है। तो उसको लेकर फ्रांस जो है समझा रहा है, फ्रांस जो है आगे आया है कि नहीं, इंडिया को वोट करना चाहिए। हाउएवर द सोर्सेज कंसीडर्ड दैट इंडिया स्टैंड इज मोस्ट लाइकली टू बी अनदर एब्सटेंशन, ठीक है। सोर्सेज सेड दैट फ्रांस एंड द यूरोपियन यूनियन कंटिन्यू टू होप दैट इंडिया विल यूज इट्स लिंक्स विद द रशियन गवर्नमेंट टू कन्विंस रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू एंड द वार। तो अपने लिंक्स को यूज़ करके जो है यूरोपियन यूनियन और फ्रांस ने कहा है, बीच में हिंदी अखबारों में भी ऐसा वार्ता हम लोगों ने देखी थी, ये कि यूरोपियन यूनियन भी कह रहा था कि भारत जो है एक अच्छा जो है निर्णय की भूमिका निभा सकता है, एक अच्छा समझदारी की भूमिका निभा करके इन दोनों देशों को समझा सकता है, इनके बीच में पीस कायम करवा सकता है। तो वही जो है इंडिया विल यूज़ इट्स लिंक्स, इंडिया जो है लिंक्स यूज़ करके जो है रशिया गवर्नमेंट को कन्विंस कर सकता है, ठीक है, विद द रशियन गवर्नमेंट टू कन्विंस रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू एंड द वार इन यूक्रेन। तो व्लादिमीर पुतिन को, रशियन प्रेसिडेंट को जो है कन्विंस कर सकता है, समझा सकता है कि ये वार जो है यूक्रेन के खिलाफ में इसको बंद किया जाए और दोनों के बीच में जो है पीस हो जाए दोनों का। इन द लास्ट फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं अजीत डोभाल, वो वाशिंगटन गए थे, लंदन गए थे और मॉस्को गए थे। तीन जगह में उन्होंने 3 शहरों में विजिट किया था इन क्विकली सक्सेशन, मीटिंग द टॉप लीडर्स इन ईच कैपिटल। वो हर कैपिटल में जो टॉप लीडर्स से मिले थे, इंक्लूडिंग मिस्टर पुतिन से भी मिले थे, ठीक है। हाउएवर द गवर्नमेंट हैज़ नॉट डिवल्ड डिटेल्स ऑफ देयर कन्वर्सेशन ऑन द कन्फ्लिक्ट। तो गवर्नमेंट जो है उसको जो है ओपन नहीं करना चाहती जो उनको कन्फ्लिक्ट्स के जो कन्वर्सेशन है विद द ऑफिशियल स्टेटमेंट सेइंग ओनली दैट, और केवल ये कहा कि डोभाल और पुतिन जो है वाइड रेंजिंग डिस्कशन को लेकर बायलैटरल और रीजनल इशूज को लेकर के जो है बात करी है, ठीक है, केवल इतना ही का। थर्ड कंट्री सैंक्शंस इसमें लिखा हुआ है। मीन वाइल द सोर्सेज सेड, अब ये सोर्स जो है ये कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन 10th राउंड सैंक्शंस जो है ऑफ सैंक्शंस विच वर अनाउंस्ड लास्ट वीक, ठीक है, पुट इन टू प्लेस ऑन द 1 ईयर एनिवर्सरी ऑफ द वार ऑन फ्राइडे। अब ये 1 ईयर एनिवर्सरी मना रहा है, ये जो हो चुका है, ये 10th राउंड को जो है कर रहा है ये यूरोपियन यूनियन, ठीक है, फ्राइडे को इसका 1 साल की एनिवर्सरी हो चुकी है। तो विल बी द मोस्ट फार रीचिंग सैंक्शंस एट अकॉर्डिंग टू EU, यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो है अनाउंसमेंट किया गया कि 3rd कंट्री एंटिटीज़, ठीक है, विल बी एडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, स्टेटिंग दैट सैंक्शंस और ईरान फॉर प्रोवाइडिंग रशिया विद ड्रोन। तो रशिया जो है, ईरान ने सैंक्शंस किया है कि रशिया को ड्रोन प्रोवाइड करने के लिए। दे सेड दैट EU ऑफिशियल्स आर आल्सो स्टडिंग वेदर टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन दोज कंट्रीज हु इलीगली सीक टू डिफाई द EU सैंक्शन। तो इसमें जो है इलीगली बनाने को कहा है EU ने। ऑन ट्यूसडे पुतिन एक्यूज द US एंड यूरोपियन कंट्रीज टू ट्राइंग टू इन्वॉल्व अदर कंट्रीज इन द वार। तो ट्यूसडे को जो है मिस्टर पुतिन ने बोला है कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ जो हैं इन्वॉल्व करना चाहती हैं अन्य कंट्रीज़ को भी इस वार में, टर्न इट इनटू द कन्फ्रंटेशन अगेंस्ट, और इसको जो है रशिया के अगेंस्ट में यूज़ करना चाहती हैं। तो ये जो यूरोपियन यूनियन का जो 3rd कंट्री सैंक्शन यही था
कि अदर कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज आल्सो इंक्लूडेड मे इंक्लूड अगेंस्ट द रशिया इन द फेवर ऑफ द यूक्रेन, कि ऐसा हो सकता है कि ये यूक्रेन के फेवर में और रशिया के अगेंस्ट में जो है अदर कंट्रीज़ को जो यूरोपियन यूनियन जो है उसको जो है अलाउ कर सके। तो अब जो है नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा रशिया सस्पेंड द लास्ट रिमेनिंग मेजर न्यूक्लियर टीटी जो है, ये जो स्टार्ट जो थी यूएस के साथ में इसको तोड़ दिया है रसिया ने, ठीक है। तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रसिया शुड स्टैंड रेडी टू रिज्यूम न्यूक्लियर वीकेंड टेस्ट इफ द, अब ये जो है न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट करते रहेंगे हैं, तो यूएस इफ़ द यूएस डज सो, अगर यूएस करता रहेगा तो हम भी करते रहेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट। तो इसका जो ये ट्रीटी थी, जो स्टार्ट थी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी, इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी में इनको जो है ये था कि दोनों देश जो हैं एक दूसरे को देख सकते हैं कि कितना जो है न्यूक्लियर का जो यूज़ कर रहे हैं, ये लोग वेपन्स का यूज़ कर रहे हैं, कितना परमाणु को जो है बम का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और साथ में जो है ये भी एक दूसरे देश में विज़िट करके देख सकते थे कि इनके बीच में क्या इनके अंदर जो है क्या चल रहा है। बट जो ये जो व्लादिमीर पुतिन जो हैं इन्होंने सस्पेंड कर दी है ये मेजर न्यूक्लियर ट्रीटी जो है यूएस के साथ जो हुई है। तो रशियन प्रेसिडेंट, इसको देख लेते हैं। Russian President Vladimir Putin declared on Tuesday that Moscow was suspended its participation in New START treaty, last remaining nuclear arms control pact। यूएस के साथ जो कंट्रोल पैक्ट था, आर्म्स कंट्रोल पैक्ट था, वो जो है उसको जो है पार्टिसिपेशन से सस्पेंड कर दिया, पार्टिसिपेशन से हट गया है। शार्पली अपिंग द एंटी एमिस टेंशन विद वाशिंगटन ओवर द फाइट। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, ये बेसिकली जो है अभी रिसेंटली जो जॉन बाइडेन ने ये यूक्रेन के पक्ष में जो है बोलते रहते हैं, तो उसको लेकर के जो है जॉन बाइडेन ने जो अपना अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया था उसको लेकर के जो है यूक्रेन के पक्ष में, तो उसको लेकर के जो है व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा किया है। तो स्पीकिंग इन दिस स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस, पुतिन आल्सो सेड दैट, पुतिन ने कहा कि रशिया शुड स्टैंड रेडी टू रिज्यूम न्यूक्लियर वीकेंड, रशिया जो है न्यूक्लियर वेपन्स बनाता रहेगा, उनके टेस्ट करता रहेगा इफ़ द यूएस डज सो, अगर यूएस भी करता रहता है तो। एक्सप्लेनिंग इस डिसीजन टू सस्पेंड रशियाज ऑब्लिगेशन अंडर द 2010 में जो ये जो ट्रीटी थी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये हुई थी रशिया और यूएस के बीच में। पुतिन एक्सक्यूज द यूएस एंड इट्स नाटो एलाइज ओपनली डिक्लेयरिंग द गोल ऑफ रशियाज डिफीट इन यूक्रेन। तो ये जो नाटो का जो और यूएस का जो इंटरफेयर है यूक्रेन के पक्ष में रशिया का, तो उसको लेकर के यूक्रेन के पक्ष में और रशिया के अगेंस्ट में जो है ये उसको लेकर के जो है व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा किया है। दे वांट टू इन्फ्लिक्ट द स्ट्रेटजी डिफीट ऑन अस, हैं, ट्राई टू गेट अवर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ एट द सेम पॉइंट, ठीक है, सेम टाइम में हमारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ भी यूज़ करना चाहते। ही सेड डिक्लेयरिंग दिस डिसीजन टू सस्पेंड Russia's participation in the treaty. New Start's official name the treaty between the US and USA and Russia Federation of measures for the further reduction of limitation strategy offensive arm। ये इतना बड़ा जो नाम है जो है ये ट्रीटी जो हुई है न्यू स्टार्ट ऑफिशियल, इसकी जो रशिया और यूएस के बीच जो ट्रीटी थी उसका नाम है फेडरेशन ऑन मेजर्स फॉर द फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स, ठीक है। तो अब ये क्या है, हावर्स आफ्टर पुतिन एड्रेस रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री को इन्होंने एड्रेस किया है, सेड इट वुड रेस्पेक्ट द कैप्स ऑन न्यूक्लियर वेपन्स अंडर द न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी विद द यूएस even though Putin suspended the country's participation in the pact. Russia also will continue to exchange information about the test launches ballistic missile per earlier agreement with the US and foreign ministry said। तो रशिया जो है ये ठीक है बताता रहेगा यूएस को जो है इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उसको देता रहेगा, लेकिन इस ट्रीटी के अधीन नहीं देगा बल्कि अलग से जो है प्रोवाइड करता रहेगा। यूएस इवन दो पुतिन सस्पेंडेड द पार्टिसिपेशन इन द पैक्ट, रशिया आल्सो विल कंटिन्यू, रशिया कंटिन्यू करेगा टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए अबाउट द टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट लॉन्चेज हो रहे हैं, क्या बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो के टेस्ट हो रहे हैं, इसको लेकर के जो है जो पहले एग्रीमेंट किया गया था यूएस के साथ में, तो
ये जो है कंटिन्यू रहेगा। द ट्रीटी इनविसेक्स कैप्स ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियर वीकन्स एंड ब्रॉड इंस्पेक्शन ऑफ न्यूक्लियर इनसाइट्स। अब वही जो है मैंने बताया था आप लोगों को कि जो न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस जो हैं कितने इंस्पेक्शंस करने हैं उसको लेकर के था कि लिमिटेशन था नंबर ऑफ जो इनके जो इंस्पेक्शंस का, तो वो उसको डिपेंडेंट नहीं रहेगा रशिया। तो ऑन द न्यूक्लियर साइड पुतिन आल्सो सेड इंस्पेक्शन डोंट मेक सेंस, तो इंस्पेक्शन नहीं करेंगे एक दूसरे का, वो भी एक बात है कि एक दूसरे में जाके इंस्पेक्शन भी कर सकते थे। तो आफ्टर द यूएस एंड इट्स एलाइज डिक्लेयर द गोल ऑफ डीलिंग रशिया मिलिट्री डिफीट। अब उसके वो वही बात आ रही है कि जो यूएस और उसके एलाइज हैं, उसके साथी हैं वो, या नाटो है साथ में, तो जो है यूक्रेन का साथ दे रहे हैं रशिया के अगेंस्ट में, मिलिट्री डिफीट देना चाहते हैं रशिया को। यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंटोनी ब्लिंकन डिप्लोर्ड पुतिन्स मूवमेंट डीपली अनफॉर्चुनेट एंड इररिस्पॉन्सिबल। नोट, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है कि जो पुतिन का जो मूव है ये अनफॉर्चुनेट है, इररेस्पॉन्सिबल है, गैर जिम्मेदाराना है। वी विल बी वाचिंग केयरफुली, हम इसको बहुत ही केयरफुल तरीके से देख रहे हैं। वी सी वाट रशिया एक्चुअली डज, रशिया क्या करता है। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि वी वेल ऑफ कोर्स make sure that in any event we are postured approximately for the security of one country and this is our allies, but emphasize that we remain ready to talk about strategic arm limitation at any time। तो वो बोल रहे हैं कि हम रेडी हैं फिर भी रशिया के साथ जो बात करने के लिए, टॉक करने के लिए स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशंस को, ठीक है, किसी भी समय में। तो ये एक बेसिक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। और उसके बाद जो है नेक्स्ट है इसी को लेकर के ये न्यू अर्थक्वेक, टर्की सीरिया में जो है नया अर्थक्वेक आया है। अभी रिसेंटली कल ही जो एक फ़ोटो रिलीज़ की गई थी, रिसेंटली कल ये फ़ोटो रिलीज़ की गई थी कि किस तरीके से इंडिया के जो एनडीआरएफ के जवान हैं, लोग हैं, वो वापस आ गए हैं टर्की से, जो मिशन दोस्त था उसको कंप्लीट करके। और ये देखिए न्यू अर्थक्वेक जो है हिट कर गया है टर्की सीरिया रीजन में, जिसने 8 लोग में मर गए हैं और 294 घायल हो गए हैं। तो डेथ टोल ऑफ द टर्की एंड सीरिया रोज टू 8 न्यू। तो जो ये 8 लोग जो हैं जो नए एक्स्ट्रा इम्प्रूव मर गए हैं, बहुत ही दुख हुआ इसको देख करके। और अभी दोबारा फिर से जो है ये डिवास्टिंग टेम्बलर किल्ड नियरली 45,000 पीपल अभी तक जो है किल्ड हो चुके हैं, ठीक है। टर्की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेड 6 persons वर किल्ड एंड 294 अदर वर इंजर्ड एंड 18 ऑफ द क्रिटिकल कंडीशन, और 18 जो है क्रिटिकल कंडीशन में हैं, ठीक है। मंडे को ये 6.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक फिर आया है। 2 डेड इन सीरिया, सीरिया में जो है 2 डेड हुए हैं, वुमेन एंड एक गर्ल, एक वुमेन और एक गर्ल जो है वो डाइड हुई है, मरी है, रिजल्ट ऑफ पैनिक ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इन प्रोविंस ऑफ हामा में और टॉर्टस में, प्रो गवर्नमेंट मीडिया आउटलेट्स के, ठीक है, गवर्नमेंट नियोजित जो मीडिया है उसने कहा है। तो अर्थक्वेक एपी सेंटर जो है, अर्थक्वेक का जो एपी सेंटर है वो डेफने था, डेफने टाउन इन टर्की, हताए, टर्की इस हाते में डेफने जो था वो सेंटर था हताए प्रोविंस में, और विच बॉर्डर्स, जो कि सीरिया से बॉर्डर लगता है, ठीक है। इट वॉज आल्सो फेल्ट इन जॉर्डन, ये जॉर्डन, साइप्रस, इज़राइल और लेबनान, तो ये जो है एज फार एज इजिप्ट, फॉलोड द सेकंड मैग्नीट्यूड 5.8 जो है इजिप्ट में। तो इन सब में भी ये आया लेकिन छोटा आया है, ठीक है। और ये बेसिकली आप लोग को ये देख लेना है इज़राइल की सीमा किस किस कंट्री से लगती है, और सीरिया की और टर्की की, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूछा जा सकता है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एपी सेंटर बेसिकली क्या होता है कि इसको जो है बताना है कि अगर ये भूकंप आया है तो इसका फोकस पॉइंट जो है अंदर होता है, और जिससे पी वेव्स और एस वेव्स जाती है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये क्रस्ट पर जो सेंटर होता है, जहाँ क्रस्ट पर होता है वहीं पर जो है ये एपी सेंटर बोला जाता है, ठीक है। और ये जो अंदर से जहाँ से ये चलता है भूकंप, जो अर्थक्वेक जो है जहाँ से ओरिजिन होता है उसको फोकस बोला जाता है, ठीक है। तो एपी सेंटर जो है वो क्रस्ट पर होता है। तो एपी सेंटर कहाँ था हमारा, बेसिकली ये टर्की के हताई प्रोविंस में डेफने, ठीक है।
और उसके बाद में माउंटिंग ट्रबल्स, हताई वाज वन ऑफ द वर्स्ट हिट प्रोविंस इन टर्की में मैग्नीट्यूड 7.8 क्वैक दैट स्टक ऑन फरवरी। 6 फरवरी को भी हताई में जो है हुआ था, ये 7.8 मैग्नीट्यूड का टर्की में आया था भूकंप। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ बिल्डिंग वर डिस्ट्रॉयड, जो हज़ारों बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई थी इन द प्रोविंस, उस राज्य में। और मंडेज क्वैक फर्दर डैमेज्ड बिल्डिंग, और मंडे को जो क्वैक आया वो उसमें भी बिल्डिंग डैमेज हुई। गवर्नमेंट गवर्नर्स ऑफिस इन अंताक्या और हताई हिस्टोरिक हर्ट वाज आल्सो डैमेज्ड। ठीक है, तो अंताक्या जो गवर्नर्स ऑफिस है अंताक्या में, वो भी डैमेज हुआ है। ऑफिशियल्स हैव वार्नड क्वैक विक्टिम्स नॉट टू गो इनटू द रिमेन्स ऑफ देयर होम्स। ठीक है, अपने होम में रहें और इधर उधर नहीं जाएं। बट पीपल हैव डन सो एंड रिट्राइव वाट दे कैन, और पीपल कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। दे वर कॉट अप इन द फ्यू न्यू क्वैक। ठीक है, तो ये बहुत ही दुखद खबर है कि अभी भी ये अर्थक्वेक जो है वहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहा है टर्की सीरिया में, बेसिकली हताई प्रोविंस में। और ये डेफने जो है इसका जो एपी सेंटर था दोबारा में, और पहले में भी हताई प्रोविंस में ही आया है। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ जो है मिली है। और उसके बाद में ये हिंदी में देखिए, जनसत्ता का जो ये अमर उजाला का अखबार है, अमेरिका के साथ परमाणु संधि से बाहर हुआ रूस। मॉस्को से ये न्यूज़ है कि दुनिया के लिए रूस यूक्रेन युद्ध के भयावह परिणाम नजर आने लगे हैं। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के लिए अमेरिका के साथ हुए न्यू स्टार्ट समझौते को निलंबित करने का ऐलान कर दिया है। यही जो न्यूज़ जो है, जो इंग्लिश में हमने आपको बताई थी, वही हिंदी में है। उन्होंने यह भी कहा है कि समझौते से पूरी तरह बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर अमेरिका परमाणु हथियारों का परीक्षण करता है तो रूस भी पीछे नहीं होगा। ऐसा होने पर दुनिया की परमाणु हथियारों की होड़ का खतरा फिर बढ़ जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना बताया है। यूक्रेन के साथ युद्ध के 1 साल पूरे होने से ठीक पहले राष्ट्र को संबोधित करते हुए पुतिन ने अपने तल्ख भाषण में यह भी स्पष्ट किया है कि वह युद्ध में अपनी रणनीति नहीं बदलेंगे। अपने लंबे संबोधन में उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों के जीवन और अपने घर की रक्षा कर रहे हैं, जबकि पश्चिमी देश वर्चस्व बनाने की कोशिश में जुटे हैं। पश्चिमी देशों पर रूस को धमकाने का आरोप लगाकर पुतिन ने अक्सर यूक्रेन पर अपने हमले को सही ठहराया है। वहीं पश्चिमी देशों का कहना है कि रूस की सेना ने यूक्रेन पर अकारण ही हमला किया। ठीक है, तो ये 1991 में हुई थी स्टार्ट संधि। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, ये जो स्टार्ट संधि हुई थी इसको लेकर बात करते हैं। तो जो परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने के लिए 1991 में हुई थी स्टार्ट संधि, अब ये जो सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट इसको बोला गया था, नाम दिया गया था। 6000 परमाणु हथियार प्रत्येक पक्ष और 1600 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 6000 परमाणु हथियार और 1600 अंतर महाद्वीपीय इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBM। ठीक है, ICBM इंडिया में कौन कौन सी है, जैसे पृथ्वी है, अग्नि है, ये ICBM है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 2010 में दोनों देशों के बीच जो है न्यू स्टार्ट संधि हुई, मगर कुछ संशोधनों के साथ यह फरवरी 2011 में अमल में आई। इसके बाद फरवरी 2021 में इसे 5 और साल के लिए बढ़ाया गया था। इसे आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच पिछले 2 साल में 328 बैठकें हुई हैं। ठीक है, भारत का भी किया जिक्र, कहा सहयोग और व्यापार बढ़ाएंगे। मॉस्को के गोस्टिवनी डावर हॉल में अपने भाषण में पुतिन ने प्रमुखता के साथ भारत का भी जिक्र किया। कहा, भारत के साथ रूस अपने सहयोग और व्यापार को बढ़ाना जारी रखेगा। पुतिन ने कहा कि भारत जैसे देशों से आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विकसित करेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हम काला सागर और एजो समुद्री मार्गों नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को बंदरगाहों का विकास करेंगे और समुद्री मार्ग क्षमता बढ़ाएंगे। इससे चीन, भारत, ईरान और अन्य मित्र देशों के साथ सहयोग और गहरा होगा। हमें हारना नामुमकिन। पश्चिमी देशों से असली लक्ष्य रूस को सामरिक रूप से हराना है। यही बात जो अभी हुई है कि जो नाटोज है या EU है या उसके साथ में जो अमेरिका है, ये मिल कर के जो है रशिया पर दबाव डाल रहे हैं। तो उसको लेकर के जो है यूक्रेन के पक्ष में बोल रहे हैं। तो उसी को लेकर के ये व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि
यह बताना चाहता हूं कि रशिया को हारना नामुमकिन है। यूक्रेन नहीं, रूस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हमारी लड़ाई यूक्रेन के लोगों से नहीं है, बल्कि कीव के शासन और उसके पश्चिमी आकाओं से है, जिन्होंने देश पर कब्जा जमा लिया है। ठीक है, ऐसा व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति रूस का कहना है। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो है, ये हमारी 1 साल बाद ये जो है, यही पूरा जो है नई स्टार्ट संधि, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी जो है, इसको लेकर के ये पूरा ये आर्टिकल है, अमर उजाला का ही है। ठीक है, 24 फरवरी को जो पिछले साल हमले शुरू हुए थे, 24 फरवरी आने वाला है, तो उससे पहले ये जो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी को जो है निलंबित करने का ऐलान कर दिया है रूस ने। तो उसी को लेकर के है कि इससे खाद्यान्न, पेट्रोलियम उत्पाद आपूर्ति प्रभावित हुई है। जहाँ तक भारत की बात है, तो उसने अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज करते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और अपने हितों के अनुरूप रूस के तेल आयात जारी रखा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकाधिक मौक़ों पर रूस और यूक्रेन दोनों से बातचीत की टेबल पर आने का आग्रह कर चुके हैं। यह सचमुच दुखद है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने टिकाऊ कूटनीतिक समाधान को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की है। वास्तविकता यही है कि रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए जल्द प्रयास नहीं किए गए तो यह दुनिया को एक नए शीत युद्ध में ढकेल सकता है, जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। फिर ये नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये हिंदी में है बेसिकली, अमर उजाला से ही है। यूपीआई पसंदीदा भुगतान प्रणाली जल्द नकद लेन देन को पीछे छोड़ देगी, मोदी जी ने कहा है। पीएम ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग के साथ लॉन्च किया यूपीआई पे नाउ। बेसिकली ये पे नाउ है लिंकेज। ठीक है, पे नाउ जो है ये सिंगापुर का है और इंडिया का यूपीआई है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई भारत के सबसे पसंदीदा भुगतान प्रणाली है। उसी चीज़ को जो है ये बताया गया है कि 126 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा 74 अरब लेन देन हुए हैं 2022 तक, और 126 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के 74 अरब लेन देन हुए 2022 में। और यूपीआई जो है अन्य देशों में भी बढ़ रहा है, ऐसा कहा गया है। एक दिन में 60,000 तक भेज सकते हैं। शुरुआत में यह भारतीय उपयोगकर्ता एक दिन में 60,000 रुपये तक धन भेज सकता है। ठीक है, करीब 1,000 सिंगापुरी डॉलर। तो इतना जो है सिंगापुर टू इंडिया जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। 4 बैंकों में लेन देन की सुविधा है। बैंक खातों या ई वॉलेट के जरिए यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीए का उपयोग कर भारत से या भारत में पैसा स्थानांतरित किया जा सकता है। एसबीआई, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इंडियन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये 4 बैंकों में ये सुविधा देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक्सिस बैंक और डीबीएस इंडिया सिर्फ पैसे मंगाने की सुविधा प्रदान करेंगे। एसबीआई, इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईओबी, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये हमारे पास आर्थिक तरक्की और युवा स्वाभिमान, इसमें पूरा जो है किस तरीके से इंडिया जो है 2047 तक जो है शतकी महोत्सव मनाने के लिए देशवासियों को एक विकसित राष्ट्र में जीने का वादा कर रहा है। अब ये जो है पूरा का पूरा जो है ये किस तरीके से इंडिया ने अभी तक इम्प्रूवमेंट किया है उसको लेकर के बताया गया है। कोरोना काल के बारे में बताया गया है, इसमें ऑक्सफैम रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को बताया गया है। ठीक है, रोबोट नुमा आर्टिफिशियल ने पैदा कर दिया है। उसके बाद में बैंकिंग और वाहन क्षेत्र में भर्तियों की गुंजाइश बढ़ गई है। इसको लेकर कि जो आर्थिक तरक्की हो रही है उसमें जो है युवाओं को कितना जॉब मिल सकता है, तो उसको लेकर भी है। तो ये बेसिकली आर्टिकल है जो कि इतना ठीक है, जो इतना जो है
इम्प्रूव नहीं लगता। ये बेसिकली जनसत्ता का आर्टिकल है। ये आप लोग जो है जनसत्ता से देख सकते हैं, आज के पेपर से, हिंदी का पेपर है 22/2/23 का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वही व्लादिमीर पुतिन का ही परमाणु संधि रूस की भागीदारी निलंबित की, उसी पर जो है ये आर्टिकल है जनसत्ता का। सेम न्यू स्टार्ट संधि कब स्टार्ट हुई थी, क्या क्या उसमें चेंजेस हुए थे, ये एक बड़ी जो है खबर बनी है आज की डेट में। तो इस तरीके से हमने कवर किया आज का करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, उसकी जानकारी आपको मिल जाए। आपसे आग्रह है कि अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स का मैंने जो आपसे कहा था कि करंट अफेयर्स में प्रोवाइड करूँगा, तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया है। साथ में हिस्ट्री का जो चल रहा है, मध्यकालीन भारत हमारा, वो चलता रहेगा। रिसेंटली जो है उसका वीडियो भी अपलोड होगा। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स और मध्यकालीन भारत हम कंटिन्यू करेंगे। साथ में करंट अफेयर्स के जो पिछले जो 2-3 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, छोटे एग्ज़ाम्स को लेकर भी, बड़े एग्ज़ाम्स को लेकर भी, उनको लेकर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि जो है पूरा एक स्नैपशॉट करके जो है पूरा करंट अफेयर जो है रिवाइज़ हो जाए। आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो है जा कर के इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम को। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए GS तैयारी 9 जो है टेलीग्राम चैनल का एड्रेस है, t.me करके उसको डाल दीजिए, तो वो आप जो है GS तैयारी 9 के माध्यम से GS तैयारी चैनल पर जुड़ जाएंगे। दूसरा यूट्यूब चैनल है हमारा, जिसके थ्रू आप वीडियो जो है लेक्चर देखते हैं। ठीक है, तीसरा जो सोर्स है हमारा इंस्टाग्राम है, वेरियस पोस्ट जो हैं उसमें पोस्ट जो हैं डाली जाती हैं, तो उसको भी आप जो है रीच कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप जो है वेरियस पोस्ट को आप देख सकते हैं। GS तैयारी का ऐप जो है वो मौजूद है उसमें, गूगल प्ले स्टोर में। साथ में एक टेस्ट पोर्टल को लेके एक ऐप आप देखेंगे रिसेंटली, जिसमें करंट अफेयर्स अपडेट होगी। तो डेवलपमेंट बहुत होने हैं अभी GS तैयारी में, तो उसको लेकर के आपको संदेश मिलते रहेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर्स आएगा वो कल का करंट अफेयर्स 23 तारीख का, जल्द ही आपको नए वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।